हेलो, आई एम ज्योतिका। वेलकम टू एक्सेलिंग साइकोलॉजी। आज की क्लास में मैं एक सिंगल लेसन करने वाली हूँ विच विल कवर द फुल यूनिट 1 ऑफ BPCC 104। इस यूनिट के ऊपर मैंने डिटेल्ड लेसन्स बनाए हुए हैं जो आपको मेरे चैनल की एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज मेरा इंटेंशन है कि इस लेसन को वन शॉट तरीके से कंप्लीट करें। तो मैं टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाने वाली, रादर एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने टेक्स्ट बुक से ही बनाई है, उसको हम गो थ्रू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं एक क्रैश लेसन टाइप या एक क्विक लेसन जिसमें पूरा यूनिट कवर हो जाए, ये लेसन उन लोगों के लिए है। तो राइट, हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट विच इज़ अबाउट डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की जो फील्ड है वो बहुत पहले के ज़माने में शुरू हो गई थी, तब ये काफ़ी लिमिटेड थी। इसका स्कोप इतना ब्रॉड नहीं था जैसा कि आज है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स वर्ड का एटिमोलॉजी देखें, ओरिजिन देखें, तो हम देखते हैं एक इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा। ये रेफ़र करता है टू स्टेट रिलेटेड एक्टिविटीज़। स्टेट का यहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जैसे काम करती है सेंसस लेना, पॉपुलेशन की गिनती करती है, लोग कितने हैं कंट्री में, या टैक्सेशन रिलेटेड जो जानकारी वो लेते हैं, जैसे कि कितने लोग टैक्सेस पे करने के लिए एलिजिबल है, अगर एलिजिबल है तो उनमें से कितने किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, कितने पे करते हैं, नहीं करते हैं, कितने डिफ़ॉल्टर्स हैं। ये सब जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, ऑफ कोर्स क्वांटिटेटिव होता है, नंबर्स में होता है, क्योंकि कितने क्या है, परसेंटेजेस है या फ्रीक्वेंसीज है, वो कलेक्ट करते हैं अपने पर्पसेस के लिए। उसको इटली में स्टैटिस्टा टर्म से रेफ़र किया जाता है। अब इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो इसको स्टेट अरिथमेटिक कहा गया है। इसका ट्रांसलेशन करके इसको स्टेट अरिथमेटिक कहते हैं, और वही सब चीज़ों को रेफ़र करता है, गवर्नमेंट डेटा को। तो शुरू में स्टैटिस्टिक्स इसी तक सीमित था कि गवर्नमेंट किस तरह की जानकारी नंबर्स में कलेक्ट करती है अपना काम करने के लिए, पब्लिक अफेयर्स करने के लिए। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, टर्म वही रिटेन हुआ है। आज भी हम स्टैटिस्टिक्स ही कहते हैं, विच इज़ वेरी क्लोज टू स्टैटिस्टा। लेकिन अब ये किन एक्टिविटीज़ को रिफ़र करता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज की डेट में कई सारी ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड्स हैं जिसमें इसका बहुत यूज़ होता है, इस फील्ड का। स्टैटिस्टिक्स बाय इटसेल्फ भी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन या स्टडी है, आपने सुना होगा। लोग बैचलर्स या मास्टर्स करते स्टैटिस्टिक्स में, और इसका अलग अलग सोशल साइंसेस में भी बहुत यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स, जहाँ पर भी गिनती करनी पड़ती है, जानकारी लेके एस्टिमेट्स निकालने पड़ते हैं, आगे हम ये सब का मीनिंग देखेंगे, बट कोई भी चीज़ का अनुमान लगाना पड़ता है, पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, उन सभी फील्ड में स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्पफुल है। बेसिकली जहाँ पर भी रिसर्च करना पड़ता है, जो कि हर ही फील्ड में करना पड़ता है आजकल। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, आपने 101 में पढ़ा है। उसी तरह ये जो सारी साइंसेस है बेस्ड ही है रिसर्च पे। तो इकोनॉमिक्स में जब अनुमान लगाते हैं कि डिमांड कितना है किसी कमोडिटी का, और उस हिसाब से सप्लाई हो पाएगा या नहीं, नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या प्रोजेक्शन है, ये सब जब करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का ही यूज़ होता है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, उनके सामने फिगर्स आते हैं, उसमें से वो एस्टिमेट निकालते हैं। उसी तरह अगर बात करें साइकोलॉजी की, तो हम आगे देखते जाएंगे। कई सारी चीज़ें हमें ह्यूमंस के बारे में पता करनी होती हैं इन साइकोलॉजी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितने लोग एवरेज इंटेलिजेंस के हैं, अबव एवरेज के हैं, लोगों की सेल्फ एस्टीम कैसी है, और लोगों को हेल्थ की कितनी जानकारी है, जैसे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट से वो पता करते हैं कितनी अवेयरनेस है, अध्ययनेंस कितनी है हेल्थ रिलेटेड एडवाइस से। ये सब कुछ साइकोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। आप देख ही रहे 101 में नेचर एंड स्कोप। तो चाहे कोई भी फील्ड हो साइकोलॉजी की, उसमें रिसर्च करना पड़ता है, और क्वांटिटेटिवली फिर नंबर्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना पड़ता है। तो आज की डेट में कोई भी फील्ड में कोई भी रिसर्च को जब भी एनालाइज किया जाता है, रिसर्च की जानकारी को समझा जाता है, तो स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता है।
आज की डेट में हम कह सकते हैं इसका स्कोप इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड का। तो उस हिसाब से अगर अब हम डिफ़ाइन करें मॉडर्न डेफिनेशन, तो हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे 104 की, हर टेक्स्ट बुक में वैसे कि बहुत सारे डेफिनेशंस दिए जाते हैं एक ही कॉन्सेप्ट के। हर एक आपको याद नहीं रखना होता है, कोई भी एक पिकअप करके आपको अच्छे से मेमोराइज़ करना है। जो भी आप मेमोराइज़ करें उसमें कौन से रिसर्चर्स ने वो डेफिनेशन दिया है वो कम से कम याद रखिए, ईयर भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। किंग एंड मिनियम की जो बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर बिहेवियरल साइंसेस, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहीं से डेफिनेशन लिया गया है, तो उन्हीं का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। उन्होंने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। साइंस आप जानते हैं जो भी रिसर्च पे बेस्ड है, तो स्टैटिस्टिक्स में भी जितनी टेक्निक्स है वो सभी रिसर्च पे बेस्ड है। ये वो साइंस है जिसमें हम सबसे पहले डेटा इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी हमने प्राप्त की है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। सपोजिंग हमने हमारी सिटी में देखा है कि बच्चों की IQ कितनी है, इंटेलिजेंस कितना है, तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन को हम क्लासिफाई करेंगे। कितने लोगों का हाई IQ है, कितना लो है, तो हम कोई कट ऑफ सेट करेंगे। सपोजिंग हमने कट ऑफ सेट किया है IQ का 100, तो कितने 100 के ऊपर है, कितने नीचे है, वो स्टडी करेंगे, वो मतलब प्रोसेस करेंगे, तो उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। ऑर्गेनाइज करेंगे, डेटा को नीटली अरेंज करेंगे। स्कूल में आपने पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करते डेटा का, ताकि उसके साथ फर्दर वर्क कर सके। और फिर एनालाइज करेंगे। जैसे सपोजिंग हम पता करना चाहते हैं कितने बच्चे हैं जिनका हाई IQ है अबव 100, तो हम कोई परसेंटेज निकालेंगे। कितने हैं जिनका लो IQ है उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि डेटा से क्या पता चल रहा है। ये सब टर्म्स जो है अभी लग सकता है आपको कि कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे सारे क्लियर किए जाते हैं इस कोर्स में। तो बेसिकली जो साइंस है जो हमें हेल्प करता है इन ऑल दीज थिंग्स, कि हम डेटा को अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाए, उसका कुछ नीट ऑर्डर में उसको डाल के उसका मतलब समझ पाए, उस फील्ड को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और जब हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, तो मतलब यही है कि कुछ ऐसे वेज मेथड्स हमें दिए गए हैं जिससे हम ये सब काम कर सकें, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहती, बट एक सिंपल बात आप समझिए। सपोजिंग आपने 100 बच्चों का IQ लिया है, अब आपने बहुत सारे नंबर्स अपने सामने रख लिए, जो भी उनके IQ स्कोर्स आए हैं आपने किसी एक्सेल शीट में एंटर कर लिए होंगे। उन नंबर्स को देख के आपको क्या समझ में आएगा? इफ़ यू जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट द रॉ नंबर्स विच यू हैव कलेक्टेड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको क्या ही समझ में आएगा कि कैसा IQ है बच्चों का, हाई है, लो है, किसको हेल्प की ज़रूरत है, मतलब किसके बहुत ही लो IQ है, कौन ऐसे है जो गिफ्टेड है, किनके बहुत ही हाई IQ है जो बहुत सक्सेस इंटेलिजेंस में प्राप्त कर सकते हैं। जिस नंबर्स को देखने से तो आपको ये सब नहीं समझ में आएगा। इनफैक्ट द लार्जर द नंबर्स दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत सारे नंबर्स हैं तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा कुछ भी समझ पाना। तो कुछ तो मेथड्स, कुछ तो टेक्निक्स आपको चाहिए जिससे योर डेटा, योर नंबर्स शुड स्टार्ट मेकिंग सेंस। दे शुड टेल यू समथिंग अबाउट IQ, जिसको देख के आपको समझ में आए कि ओके इतने बच्चों का इतना IQ है, इतने बच्चों को हेल्प की ज़रूरत है, कुछ आप आगे बढ़ पाओ विद दैट डेटा। रिसर्च का पर्पस डेटा कलेक्ट करना तो नहीं होता, डेटा कलेक्ट करके उसका यूज़ करना होता है। तो फिर उसमें स्टैटिस्टिक्स ही आपका हेल्प कर सकता है। तो ये वो फील्ड है जिससे आप डेटा को नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स जो है उसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है विच वी शुड नो राइट एट द बिगिनिंग बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इनटू द कोर्स। सबसे पहले जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है, बहुत ही फैक्चुअल फील्ड है, साइंटिफिक है, रिसर्च में ही कनेक्शन है उसका, इन द सेंस कि रिसर्च जो हम करते हैं एक्चुअल ग्राउंड में जाके रियलिटी को पता करते हैं, वही रियलिटी, वही इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं उसी पे वर्क करके हम कहते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ फील्ड जिसमें हम सोशल इवेंट, साइकोलॉजी में हम कहेंगे ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं,
उसको रिकॉर्ड करते हैं और कंप्यूट यानी कि उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं टू अंडरस्टैंड द डेटा लाइक वी सॉ बिफोर. तो वी हैव टू रिमेंबर इट्स अ वेरी साइंटिफिक रिसर्च इंटीग्रेटेड फील्ड. ये कोई भी स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये हम कोई अपना अनुमान नहीं लगा रहे कि व्हाट मस्ट बी द रियलिटी. इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी. दूसरा है कि डेटा प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं. हमने डेफिनेशन में ही देख लिया कि स्टैटिस्टिक्स का पूरा लेना देना डेटा के साथ है, इंफॉर्मेशन के साथ है. डेटा पे ही हम वर्क करते हैं इन स्टैटिस्टिक्स. तो जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं, डेटा को सॉर्ट करते हैं, उससे मीनिंग निकालते हैं, वो सबको हम कहते हैं डेटा प्रोसेसेस. दैट इज़ हाउ वी रेफर टू इट. या आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. इसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी है और कंपैरेटिव भी है. स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्क्राइब, टू सी के वर्ल्ड में क्या हो रहा है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी सिटी में बच्चों का आईक्यू कितना है, आप देख पाते हैं, आप डिस्क्राइब कर पाते हैं. उसके बाद आप उसकी रीजनिंग भी ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सपोजिंग काफ़ी बच्चों का आईक्यू कम है, तो आप जानना चाहते हैं क्यों. तो आगे आप देखते जाएंगे, आप और मेजरमेंट्स कर सकते हैं. जैसे आप पता कर ले कि स्कूल में टीचिंग की क्वालिटी कैसी है, उस पर भी आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं. स्कूल में कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फिर उसको आप को रिलेट कर सकते हैं. यानी कि आप साइड बाय साइड देख सकते हैं कि क्या ऐसा कुछ है कि जिन स्कूल्स में क्वालिटी कम होती है वहाँ पे बच्चों के भी आईक्यू डाउन होते हैं. जैसे जैसे आप कोर्स करेंगे आप देखते जाएंगे ये सब भी पॉसिबल है. एक को रिलेशन यूनिट है. नेक्स्ट ईयर में 108 सब्जेक्ट में कॉज इफ़ेक्ट वाले यूनिट भी है, जिसमें आप देख सकते कोई चीज़ एक दूसरे का कॉज है या नहीं. वो सब में भी स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है. तो statistics will help you to first of all see what is happening, then it will help you to understand what is happening, and then it will help you to compare various events and phenomena. एक बार आपने चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, फिर आप कंपेयर कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल हमारी सिटी में बच्चों की आईक्यू इतनी है, दूसरी सिटी में कितनी है, हमारी से नेशनल एवरेज जो है इंडिया का उससे कम है, ज़्यादा है. ये सब क्योंकि सबके लिए जो भी कंपैरिजन आपको करना है, सबके लिए आप नंबर्स कलेक्ट कर सकते हैं. फिर आपस में कंपेयर भी कैसे करना है, कंपैरिजन से कंक्लूजन पे कैसे आना है, किसका कम ज़्यादा है, वो सब की टेक्निक स्टैटिस्टिक्स में अवेलेबल है. तो ये आपको बेसिक लेवल पे डिस्क्रिप्शन में भी हेल्प कर देगा और हायर लेवल में एक्सप्लेनेशन एंड कंपैरिजन में भी हेल्प करेगा. और फाइनली एक डिसीजन मेकिंग टूल है. मैंने पहले ही बताया कि हम रिसर्च स्टैटिस्टिक्स करते हैं क्योंकि हमें यूज़ करना है उस डेटा का. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग डेटा हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कर रहे. तो एक बार आपको डेटा आ गया, जैसे मैंने बताया कि आईक्यू सपोजिंग बच्चों का बहुत कम है आपकी सिटी में, तो आपको फिर डिसीजन लेना है कि आप उनकी क्या इंटरवेंशन करें, कैसे हेल्प करें, उनको कैसे एटलीस्ट नेशनल एवरेज तक लेके आए. तो ये सब में स्टैटिस्टिक्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. जस्ट इमेजिन अगर आपके पास डेटा नहीं होता, अगर आप ये रिसर्च करके पता नहीं कर पाते कि बच्चों की आईक्यू कम है, तो आप कैसे फिर डिसाइड करते कि आपको प्रोग्राम करना है बच्चों के लिए, कैसा प्रोग्राम करना है, कितनी इंटेंसिटी से उनको हेल्प की ज़रूरत है, व्हाट वुड बी द बेसिस. आप अपने अनुमान से यू फील सम वे, इसलिए तो आप इतने एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स तो नहीं कर सकते. यू नीड सम ग्राउंड्स जिसके ऊपर आप ये सब करें. सो स्टैटिस्टिक्स गिव्स यू दैट ग्राउंड्स और इट गिव्स यू दैट बेसिस जिससे आप डिसाइड करें क्या करना है, कैसे करना है. सो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल फील्ड. अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है. दो तरह के स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, हम कह सकते हैं फॉर कन्वीनियंस इसको डिवाइड किया गया है ताकि हमारे लिए समझना ईजी हो जाए. जैसे इस ईयर में जो हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं 104 में, वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको एक ही बात याद रखनी है, इट इज़ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स. जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको आप नीट बनाएं, ऑर्गेनाइज करें, उसको आप समझ पाएँ, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं. यहाँ पे एक बेस कॉन्सेप्ट आपको समझना है. जब भी हम स्टडी करते, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे सिटी के सारे बच्चों की आईक्यू जाननी है, तो
मुझे पूरी सिटी को स्टडी करना पड़ेगा। एक बड़ी सी पॉपुलेशन है सिटी में जो बच्चे हैं, सपोजिंग मेरा टारगेट है 8 to 19 ईयर्स, बहुत ज़्यादा होंगे, डिपेंड्स कौन सी सिटी, मिलियंस में होंगे आज की डेट में इतने बच्चे किसी भी सिटी में, मतलब लैक्स में होंगे कम से कम। तो फिर ये जो बच्चे हैं, क्या मैं रियल में इतने बच्चों की स्टडी कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल नॉर इज़ इट नेसेसरी। मैं इतने रिसोर्सेज लगाऊँ इतने बच्चों को स्टडी करने में, इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड। मैं क्या कर सकती हूँ, इनमें से एक सैम्पल ड्रॉ कर सकती हूँ, कुछ बच्चों को ले सकती हूँ फॉर माई रिसर्च। से मैं 1000 बच्चों को लेती हूँ आउट ऑफ से 1 मिलियन है सिटी में, उनको मैं स्टडी कर सकती हूँ और उनसे मुझे जो भी पता चलता है कि IQ कितनी है, मैं एज्यूम कर सकती हूँ बाकी भी बच्चों की मोर और लेस उतनी ही होगी, क्योंकि ये भी आफ्टर ऑल उन्हीं बच्चों में से आ रहे हैं। दिस इज़ नोन एज सैम्पलिंग। अगेन बिकॉज दिस इज़ अ क्विक लेसन, आई एम नॉट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल्स। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है, आई हैव ऑलरेडी पुट द वीडियोज़। तो ये जो प्रोसेस है कि हमने कोई 1000 बच्चे लिए, उनका IQ लिया, अब ये 1000 बच्चों का जो डेटा है, जैसे मैंने पहले बताया, मैंने एक स्प्रेडशीट में लिख दिया कि हर बच्चे का IQ कितना है। उससे क्या समझ में आता है, आई नीड टू सॉर्ट आउट द डेटा जो मुझे मिला, आई नीड टू क्लासीफाई, ऑर्गेनाइज। तो वो जो सारी टेक्निक्स हैं जो मेरे 1000 के सैम्पल को समझने में मुझे हेल्प करती हैं, दैट कम्स अंडर अ ब्रांच विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ऑफकोर्स जैसे मैंने बता ही दिया है, आई एम नॉट स्टडिंग दीज 1000 चिल्ड्रन जस्ट टू अंडरस्टैंड दीज 1000 चिल्ड्रन। मैं इनके ज़रिए 1 मिलियन चिल्ड्रन को समझना चाहती हूँ। तो देन आई नीड टू बी एबल टू जनरलाइज। जो भी मुझे इनसे समझ में आ रहा है, आई हैव टू बी एबल टू अप्लाई इट टू द रिमेनिंग 1 मिलियन। तो उसके लिए भी डिसीजन लेना पड़ता है। ये आप 108 में सीखेंगे नेक्स्ट ईयर। ये जो पॉपुलेशन है हमारे सैम्पल में जो भी मिला है, ये जो 1000 बच्चों के जो भी IQ है, ये बाकी 1 मिलियन को अप्लाई करेंगी या नहीं करेंगी, वो डिपेंड करता है मैंने सैम्पल अच्छा लिया है या नहीं। तो सैम्पल मेरा ठीक है, वो जनरलाइजेबल है नहीं है, ये सब डिसाइड करने में हेल्प करता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और ये हम स्टडी करते हैं BPCC 108 में। So this is the definition and nature of statistics, which is the first part of the unit. अब इसके आगे हम जाते हैं into basic concepts in statistics. कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया, बिकॉज विदाउट दैट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन के ब्रांचेस कौन से होते हैं, और भी 1-2 कॉन्सेप्ट्स है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये कुछ ऐसे टर्म्स है या कॉन्सेप्ट्स है, आप समझ लीजिए, जो फाउंडेशन है। इनके बिना आप स्टैटिस्टिक्स को, पूरी फील्ड को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन वो सारे ही लोग हैं जिनको आप स्टडी करना चाहते हैं। कीवर्ड इज़ वांट्स टू स्टडी। आप रिसर्चर हैं, आप बहुत सारे लोगों को स्टडी करना चाहते हैं। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैं पूरी सिटी की IQ को समझना चाहती हूँ, ऑल द 8 and 19 year old चिल्ड्रन इन द सिटी, 8 to 19 ईयर्स। तो ये मेरी पॉपुलेशन हो गई। इट्स मेड ऑफ पर्सन्स। साइकोलॉजी में हो सकता है हम एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स की भी स्टडी करना चाहें। फॉर एग्जांपल, कोई साइकोलॉजिकल रिसर्चर है जो स्टडी करना चाहते हैं, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है, वो स्टडी करना चाहते हैं कि उनकी सिटी में कितने हॉस्पिटल्स हैं जो साइकाइट्रिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और कितने नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर उनका इंटरेस्ट किसी एलिमेंट में, यानी किसी इंस्टीट्यूशन में आ गया रादर देन पीपल। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो साइकोलॉजी में हमेशा हमारा पॉपुलेशन कुछ लोग ही होंगे, ह्यूमन्स ही होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ह्यूमन्स के लिए कुछ करना ही है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। मैनी स्टूडेंट्स हैव दिस कन्फ्यूजन। फिर वो लिखते भी ऐसे है, वो लिखेंगे कि पीपल या लोगों के बिहेवियर्स, नॉट नेसेसरी। पॉपुलेशन कैन बी एनी पीपल, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स दैट यू वांट टू स्टडी। हमारी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है पॉपुलेशन का। वी कैन सी अडोलेसेंट्स इन न्यू दिल्ली। कुछ भी हो सकता है, हम उनकी सेल्फ एस्टीम स्टडी करना चाहते हैं, IQ स्टडी करना चाहते हैं। लाइक आई सेड सिटी, अब सिटी में भी कौन सी सिटी, मे बी वी वांट टू स्टडी न्यू दिल्ली। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। जब मैं सोचती हूँ, एक रिसर्च क्वेश्चन सोचती हूँ कि मुझे क्या स्टडी करना है, तो तब मेरे नज़र में कौन है। जैसे अगर मैं IQ कह रही हूँ, मुझे दुनिया में सबका IQ नहीं जानना,
मे बी आई एम अ रिसर्चर जिससे लगता है कि मेरी सिटी में आईक्यू बच्चों का कम है, लाइक आई सेड कंपेयर टू नेशनल एवरेज, इसलिए मैं ये स्टडी कर रही हूँ अपने सिटी के बच्चों का आईक्यू समझने के लिए। हो सकता है ओवर टाइम मैंने देखा है स्कूल्स की क्वालिटी गिरती जा रही है मेरी सिटी में, इसलिए मेरे मन में ये बात आई है कि यहाँ पे लगता है आईक्यू कम है। जो भी है, तो मैंने जब ये डिसाइड किया कि मुझे इस एरिया में स्टडी करना है, मैंने माइंड में क्या रखा, किसे रखा, पूरे सिटी के बच्चों को, तो वो मेरा पॉपुलेशन हो जाता है जिसे भी मैं टारगेट कर रही हूँ। कई बार आप ये वर्ड देखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू पॉपुलेशन, मतलब जो भी मेरे रिसर्च क्वेश्चन का हिस्सा है या जिस पे मैंने बेस किया है। पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, या इनफाइनाइट हो सकता है, आप गिन नहीं सकते। अब यहाँ पर एक बहुत ही नॉन साइकोलॉजी एग्जाम्पल दिया है कि किसको आप गिन नहीं पाएंगे, स्टार्स इन द स्काई। ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, इसका मैं अगर आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल दूँ, सी पॉपुलेशन पहले देखते हैं हम गिन कौन से सकते हैं, काउंटेबल, कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं किसी स्कूल में, सिटी में, कंट्री में, क्योंकि सेंसेस होते हैं, काउंट किया जाता है, हमें पता है कि कितने लोग हैं कहीं पे। कभी कभी हम कुछ ऐसा स्टडी करना चाहते हैं जो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है जिसकी गिनती, तो प्रैक्टिकल पर्पसेस से हम उसको अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट कहेंगे। यहाँ पर तो स्टार्स इन द स्काई कहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको साइकोलॉजी से देती हूँ। सपोजिंग आप जानना चाहते हैं आपकी कंट्री में कितने लोग डिप्रेस्ड हैं। अब डिप्रेशन का ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पे इंडिया में लोगों को आइडिया ही नहीं है डिप्रेशन क्या होता है, तो वो कभी साइकोलॉजिस्ट से मिलते ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आता उनके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ गए हैं। कई लोग हिचकिचाते, उनको समझ आता है उनके साथ कुछ हो रहा है, बट साइकोलॉजिस्ट के पास जाते नहीं है क्योंकि उन्हें स्टिग्मा का डर होता है। तो ये अनकाउंटेबल है। आप सिर्फ क्या काउंट कर पाओगे कि कितने लोग हॉस्पिटल में या किसी साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रजिस्टर हुए हैं जिनको डिप्रेशन है, वो आप गिन पाओगे क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। जो अपने घर में डिप्रेस्ड है, जो कभी गए नहीं साइकोलॉजिस्ट के पास, उनका डिप्रेशन आपको कैसे पता चलेगा कि कितना है। तो आप ये पॉपुलेशन कभी भी एस्टिमेट नहीं कर पाओगे। ये वैसे हर फील्ड में अप्लाई करता है, लेकिन इवन मेडिकल फील्ड में जो बीमार लोग हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके बारे में ही आप पता कर सकते हैं। अपने घर में कितने लोग बीमार हैं आपको नहीं पता है, तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए उसको हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहेंगे, जो कभी भी हम गिन नहीं पाएंगे। एग्जाम पर्पस के लिए आपको सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए। फाइनाइट मतलब जिसको गिन सकते और इनफाइनाइट मतलब जिसको नहीं गिन सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक में जो भी एग्जाम्पल दिया आप डेफिनेटली लिख सकते इन द पेपर। अब सैम्पल मैंने आपको बताया था, पॉपुलेशन में हम हर किसी को स्टडी नहीं कर सकते। पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है जनरली, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पॉपुलेशन छोटी होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर है जो सिर्फ अपने क्लासरूम या अपने स्कूल में के बच्चों की ही स्टडी करना चाहती है, 50, 100, 200 बच्चे हैं, शी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, शी कैन स्टडी द होल पॉपुलेशन। ऑल्सो डिपेंड्स व्हाट शी इज स्टडिंग, सपोजिंग IQ टेस्ट या कुछ है वो सबका ले सकती है। बट जनरली पॉपुलेशंस बहुत बड़ी होती है, हम पूरे सिटी, कंट्री एंड ऑल में इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम सिर्फ एक सबसेट या सबसेक्शन, कुछ ही लोगों को पॉपुलेशन में से स्टडी कर पाते हैं, तो उसको हम सैम्पल कहते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी आप हर एक को स्टडी क्यों करें, जब आप सैम्पल को देख के सबको समझ सकते। वाई शुड यू पुट सो मच रिसोर्सेज, दैट सेम रिसोर्सेज यू कैन यूज़ फॉर अदर रिसर्च वर्क। तो सैम्पल जो है प्रैक्टिकल भी है फॉर स्टडी ऑफ द होल पॉपुलेशन। अब ये कंडीशन ज़रूर होती है कि सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे बच्चों की, एडोलेसेंस कौन होते, टीनेजर्स, तो दिल्ली के जो टीनेजर्स हैं उनकी मुझे स्टडी करना है IQ। मान लीजिए मैं सिर्फ जो टॉप स्कूल्स है दिल्ली के, वहाँ पे जाके बच्चों का IQ स्टडी करती हूँ फॉर वॉट एवर रीज़न। हो सकता है मेरे विसिनिटी में, मैं जहाँ रहती हूँ थोड़ा पॉश एरिया है, तो वहाँ पर सारे टॉप स्कूल्स ही केंद्रित हैं, तो मैं वहीं पे जाती हूँ। नाउ द थिंग इज़ कि अब इनका IQ सपोजिंग से काफ़ी हाई आता है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में सारे ही बच्चों का IQ इतना हाई होगा?
जो बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं या चलिए प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं बट एकदम टॉप मोस्ट स्कूल्स में नहीं जाते हैं, क्या आपको लगता है उनका आईक्यू भी उतना होगा? आईक्यू जो है जीन्स और स्कूलिंग दोनों से डिटर्मिन होता है। तो नो डाउट पब्लिक स्कूल्स एंड ऑल में भी कुछ बच्चे होंगे जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होगा, वी आर नॉट सेइंग नहीं होगा, पर जहाँ तक स्कूलिंग का इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट जो टॉप स्कूल्स है वहाँ पे लाइकली है बच्चों का आईक्यू एवरेज टू अबव एवरेज होगा, जबकि पब्लिक स्कूल्स में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बिलो एवरेज आईक्यू होगा, उनकी संख्या भी काफ़ी होगी। तो फिर जो है मैं पता कर लूँ, इन द बिगनिंग ओनली आई सेड आई वांट टू जनरलाइज फ्रॉम सैम्पल टू पॉपुलेशन। मैं कभी भी सैम्पल को फॉर इट्स ओन सेक स्टडी नहीं करती हूँ। विल आई बी एबल टू जनरलाइज फ्रॉम दिस सैम्पल टू द पॉपुलेशन? नो। तो क्योंकि मुझे पॉपुलेशन को के बारे में कुछ जानना है, आई ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि सैम्पल वैसा ही होना चाहिए जैसी पॉपुलेशन है। लेट्स से हमारे टॉप स्कूल्स में 10% बच्चे पढ़ते हैं, 30% प्राइवेट में पढ़ते हैं और 60% पब्लिक में पढ़ते हैं। तो मेरे पॉपुलेशन में भी ऑफकोर्स सारे सपोजिंग 1 मिलियन बच्चे हैं, इतने तो मैं नहीं ले सकती, बट एटलीस्ट 1000 भी है तो उसमें ये रेशियो में मेंटेन कर सकती हूँ बच्चों का कि मेरे सैम्पल में 600 जो है पब्लिक के होंगे, 300 प्राइवेट के होंगे और 10 जो है वो टॉप स्कूल्स के होंगे। इसके बारे में आप ज़्यादा सैम्पलिंग टेक्निक्स में पढ़ सकते हैं, पर जब हर टाइप का बच्चा पॉपुलेशन में से मेरे सैम्पल में रिप्रेजेंट होगा तभी ही मैं सैम्पल से पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फ्रेंस निकाल पाऊँगी, वरना जहाँ तक सैम्पल सीमित है वहीं तक मैं जनरलाइज कर पाऊँगी। जैसे मुझे जो भी रिज़ल्ट मिलेंगे वो सिर्फ पॉपुलेशन के टॉप स्कूल के बच्चों को ही अप्लाई करेंगे, उनके आगे किसी को अप्लाई नहीं करेंगे। अब अगर हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी कर लें, जो जनरली पॉसिबल नहीं है जैसे हमने देखा, बट बाय चांस पॉपुलेशन छोटी है, हमने सबको स्टडी कर लिया, तो उसमें से जो भी स्टैटिस्टिकल फिगर्स हमारे सामने आते हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। फ़िलहाल स्टैटिस्टिकल फिगर्स हमने सीखे नहीं हैं, बट एक स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे स्कूल से, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, मीन यानी कि एवरेज। एवरेज गिनना सबको आता है, सारे को टोटल कर लो जितना भी डेटा है और जितने पॉइंट्स ऑफ डेटा है, जितने लोगों से डेटा कलेक्ट किया है या जो भी हो उससे डिवाइड कर लो। अब अगर ऑन एन एवरेज हम कह रहे हैं कि दिल्ली में इतने इन्फेंट्स बॉर्न हैं, सॉरी दिल्ली में नहीं इंडिया में, तो इंडिया में इतने बच्चे पैदा होते हैं। अगर वाकई हमने हर एक बच्चे को गिना है, लिटरली हर एक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, घरों में जाके गिना है कि कितने बच्चे पैदा होते हैं और फिर हम बता रहे ये एवरेज है एक साल में, फिर हम कहेंगे कि ये एक पैरामीटर है, ये जो एवरेज है पैरामीटर है। जनरली हमने देखा ये पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करें। तो उस केस में जब हम सिर्फ से 1000 बच्चों पे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 500 बच्चों को हमने देख लिया है, और सॉरी ये एग्जाम्पल कितने पैदा हुए वो नहीं है, मीन वेट का है। तो अगर हमने हर हॉस्पिटल, हर नर्सिंग होम के बच्चे को लेके वेट देख लिया है, बच्चे का वज़न कितना है, तो वो तो पैरामीटर हुआ क्योंकि एवरेज हमने सब में से निकाल के लिया है। लेकिन अगर सिर्फ 500 बच्चों का मैंने एक सैंपल लेके फिर बताया है कि एवरेज इतना है, तो कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ नर्सिंग होम, कुछ घरों में से बच्चों को स्टडी किया है सच दैट टोटल बच्चे मेरे पास 500 है, उनका एवरेज वज़न निकाल के अगर मैं दे रही हूँ तो ये पॉपुलेशन पे बेस्ड नहीं, सैम्पल पे बेस्ड है। तो इसको, ये वाले एवरेज को हम एक स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो जो एवरेज पूरे पॉपुलेशन पे बेस्ड है वो पैरामीटर है और जो एवरेज सैम्पल पे बेस्ड है वो स्टैटिस्टिक है। ये हर कैलकुलेशन को अप्लाई करता है। परसेंटेज अगर आपने पूरे पॉपुलेशन में से निकाला है तो वो परसेंटेज पैरामीटर है, परसेंटेज अगर आपने सैम्पल में से निकाला है तो वो परसेंटेज स्टैटिस्टिक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में सैम्पलिंग टेक्निक्स, वेरिएबल सबको बहुत डिटेल में दिया है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इंट्रोडक्शन में। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं, आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेसन्स, लेकिन वो सब बाद में, बाद की यूनिट्स में भी आता है, तो अभी करने की उसको ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो साइकोलॉजी, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में है वो है वेरिएबल। वेरिएबल ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है जो वेरी यानी कि चेंज कर सकती है, और साइकोलॉजी में
हम जो भी स्टडी करना चाहते हैं, सारे ही एस्पेक्ट्स, बिहेवियर्स जो हम स्टडी करते हैं, सभी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट या स्थिर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम। जेंडर, सपोजिंग मैं स्टडी करना चाहती हूँ बॉयज़ और गर्ल्स जो एडोलेसेंट्स है, टीनेजर्स हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम कैसी है और उनका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, ये सब वेरिएबल है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हर बच्चे का अलग होता है, सबका एक ही तो नहीं होता, तो इट इज़ वेरिएबल, चेंज होता है बच्चा टू बच्चा। उसी तरह जेंडर अगर हम ले, सबका जेंडर एक नहीं होता, कोई लड़का होता है, कोई लड़की होती है, तो जेंडर भी बच्चे टू बच्चे चेंज होता है। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो विद टाइम भी चेंज होते हैं। आज कोई इमोशनली इंटेलिजेंट कम है, कल को आप उसको ट्रेनिंग दे दो, वो बेटर हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो ये सारी जो बिहेवियर्स हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, सारे डेमोग्राफिक्स जो स्टडी करते, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, सब चेंज होते रहते हैं। तो इन सब को हम वेरिएबल कहते हैं। क्योंकि चीज़ें वेरिएबल है इसीलिए हमें स्टैटिस्टिक्स करने पड़ते हैं। अगर स्थिर होते तो हम क्यों स्टैटिस्टिक्स करते? अगर सबका आईक्यू एक ही होता या सबका सेल्फ एस्टीम एक ही, तो हमें स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें पता ही होता कि किसका क्या आईक्यू है। इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते क्योंकि इतना वेरिएबिलिटी होता है। आगे वेरिएबल्स क्या है वो आप कोर्स में सीखते जाएंगे, वाई दे आर इम्पोर्टेंट। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स लाइक ऐसे बहुत डिटेल में है टेक्स्ट बुक में, बट ब्रॉडली हम जान सकते हैं। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपका जो भी पॉपुलेशन है, अगेन एग्जांपल लेते 1 मिलियन का पॉपुलेशन है, अगर आपने हर एक को कंसिडर किया है सैंपल सिलेक्ट करते समय, आपने सोचा है कि मुझे हर एक को इक्वल चांस देना, इनमें से कोई भी आ सकता है मेरे सैंपल में, मेरा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि यही पर्सन मेरे सैंपल में होना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आपको लगता है कि हर किस्म का पर्सन आपको चाहिए अपने सैंपल में टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन फुली। तो अगर इस तरह से आपने सैम्पलिंग किया कि आपने हर एक को कंसिडर किया है, प्रैक्टिकल में आपने पूरी लिस्ट बना ली है, हर एक बच्चे का नाम अपनी सिटी का एक लिस्ट में लिखा और फिर उनमें से चुना है कि आपके सैंपल में कौन होंगे, वो भी रैंडमली चुना है। जिसका नाम आ गया, चिट्स ड्रॉ किया आपने, चिट में जिसका नाम आ गया, या कंप्यूटर एक्सेल में आपने एक्सेल को बोला रैंडमली 10 नाम उठा लो, ऐसे प्रोसेसेस आपने किए हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ये मेथड अच्छा है, क्यों है, बेस्ट मेथड क्यों है, ये सब आप और पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल आपको इतना जानने की ज़रूरत है, ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये हर एक को रिप्रेजेंटेशन देता है इन द सैम्पल। हर तरह के लोग आपके सैम्पल में आ जाते हैं जब आप इस तरह से सैम्पलिंग करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि बच्चे हमें पब्लिक स्कूल से भी चाहिए, टॉप स्कूल से भी चाहिए, प्राइवेट से भी चाहिए। तो अगर आप पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे तभी ही हर टाइप के बच्चे सैंपल में आएंगे, वरना कैसे आएंगे? तो इसलिए ये मेथड बेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी करते हैं। जैसे मैंने बताया, सपोजिंग मैंने सिर्फ आसपास के बच्चों को ही ले लिया और मेरे आसपास में सिर्फ पब्लिक स्कूल्स ही है, तो मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से, अभी कौन जाएगा प्राइवेट वालों को, टॉप वालों को कौन अप्रोच करेगा, मेरे पास समय बहुत कम है, तो आसपास के बच्चों को ही ले लेती हूँ अपने सैंपल में। इस तरह से अगर मैंने सैम्पलिंग की है तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सिंपली सेइंग नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। इसमें मैंने कुछ क्राइटेरियन यूज़ किया है, मैंने अपनी कन्वीनियंस को देखा है, पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं किया है सैम्पलिंग करते समय। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस ये कोई अच्छी सैम्पलिंग नहीं है, पहले ही मैंने जो समझा दिया। इसमें से जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो सबको अप्लाई नहीं करेंगे, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट वेरी गुड। तो ये हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं। अब हम देख रहे हैं कि रिसर्च में से ही स्टैटिस्टिक्स आते हैं, हम ग्राउंड में जाते रिसर्च करते हैं, वहाँ से हमें जो डेटा मिलता है फिर उसी के ऊपर हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं। तो अब और केयरफुली देखते हैं कि आखिर स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है इन रिसर्च, व्हाट इज़ इट हेल्पिंग अस टू डू इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले रिसर्च हम करते ही है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें कोई पॉलिसी बनानी है। सपोजिंग हमें लगता है स्कूल्स में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बहुत है, बहुत सारे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है,
ठीक से पढ़ नहीं पाते क्लासरूम में, तो उनके लिए कोई पॉलिसी चाहिए, जैसे कि उन्हें एग्ज़ाम लिखने के लिए ज़्यादा टाइम मिले, उन्हें ज़्यादा असिस्टेंस मिले टीचर्स की। तो इसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स करने पड़ते हैं। मतलब सपोजिंग मैं रिसर्च करके पता कर लूँ कि कितने बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है। लेट्स से 1 मिलियन बच्चे हैं मेरी सिटी में, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बच्चे हैं। उनमें से मुझे पता चलता है कि 1 लाख बच्चों को कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। किसी को डिसलेक्सिया है, किसी को डिसकैल्कुलिया है, और भी तरह के प्रॉब्लम है। अब मैं पॉलिसी पास करवाना चाहती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट। मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहती हूँ कि आप इन बच्चों के लिए कुछ सुविधा दीजिए, जैसे कि आप इनको एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा दीजिए लिखने के लिए। बट ये सिर्फ उनको नंबर दे देने से, ये डेटा मेरा आया है, आप मुझे फैसिलिटी दीजिए, इससे कुछ नहीं होता है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना है गवर्नमेंट के सामने। तो सपोजिंग मुझे दिखाना है कि ये जो नंबर है अभी बहुत बढ़ चुका है। अगर मुझे दिखाना है कि ये नंबर बढ़ चुका है, तो पहले पास्ट ईयर्स में क्या नंबर थे, पहले कितने बच्चों को डिसेबिलिटी होती थी। सपोजिंग 20,000 को होती थी इन 1 मिलियन। 10 साल में हो गया है कि 1 लाख को हो रही है आउट ऑफ 1 मिलियन। तो ये सब करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। पहले तो पास्ट का डेटा निकाला, अभी का डेटा निकाला, फिर कंपैरिजन कितने टाइम्स बढ़ा है। सपोजिंग 5 टाइम्स 5x हो चुका है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। और ये मैं आपको बहुत ब्रॉड एग्जांपल दे रही हूँ। ऑफ कोर्स इससे भी बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल्स हमें प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो ये सब कैलकुलेशंस एंड ऑल प्रेजेंट करना, मतलब पहले कैलकुलेशंस करना, फिर सेंस बनाना कि पहले के कंपैरिजन में ऐसा है, उसको इंटरप्रिटेशन देना, या जो हम कहते हैं एनालिसिस करना, फिर ही मैं इसको पुश कर पाऊँगी कि इसकी कुछ पॉलिसी बनानी जाए। तो जब भी हमें कोई भी पॉलिसीज़ बनानी है, हमें कुछ भी एजुकेशन करना है किसी भी मैटर को लेके, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये जो सारी फील्ड्स हैं, पॉलिसी जहाँ तक है इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी फील्ड, एजुकेशन इज़ एप्लीकेबल टू एवरी फील्ड। जब भी हमें रिसर्च का कुछ भी एप्लीकेशन करना है तो हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ओवरऑल अगर आपको अपनी फील्ड में कोई भी एप्लीकेशन करना है, लोग कहते हैं हमें प्रैक्टिकल स्टडीज़ करनी है एप्लीकेशन, तो यही रास्ते हैं कि पहले आप रिसर्च कीजिए, उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स करके ही आप कुछ भी अप्लाई कर पाएंगे अपनी फील्ड में। सो इट्स लाइक द बैकबोन ऑफ ऑल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बता रहे पहले, अगर एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि ये इग्नू में क्या किया, 104 कोर्स जो है वो डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होता है। स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए पहले आपको रिसर्च समझना पड़ता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे डाली गई है। तो फिलहाल आई एम जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू रिसर्च क्या होता है, बट दिस इज़ लाइक अ ब्रेक जब हमें देखना पड़ेगा कि रिसर्च का डेफिनेशन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप कलिंगर का डेफिनेशन मार्क कर लीजिए। आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक यहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे डेफिनेशन होंगे, उसमें से आप कलिंगर का मार्क कीजिए, उनका नाम याद रखिए। ट्राई टू रिमेंबर द ईयर, नॉट कंपल्सरी। उन्होंने कहा है रिसर्च का मतलब ही है सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ थियोरी एंड हाइपोथेसिस। रिसर्च एक पूरा प्रोसेस है, इसके बारे में आप BPCC 105 सब्जेक्ट में लर्न करेंगे। रिसर्च वो प्रोसेस है जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज वी आर जस्ट टॉक अबाउट साइकोलॉजी, मैं उसी के रिस्पेक्ट में बात करूँगी। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आप कोई थियोरी, हाइपोथेसिस बनाते, कुछ एक्सप्लेनेशन होता है आपका। से एज सिंपल एज लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो आपको लगता है कि बहुत बढ़ गई है, दिस इज़ योर हाइपोथेसिस, दिस इज़ योर एक्सप्लेनेशन, और दिस इज़ व्हाट यू बिलीव बेस्ड ऑन सम ग्राउंड्स होगा, कुछ एडुकेटेडली आप एस्टिमेट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चल रहा है, आप टीचर हैं, आपके सामने बहुत ज़्यादा केसेस आते जा रहे हैं, ये आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी उनको है। तो इस बेसिस पे आप प्रपोज कर रहे हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू बिफोर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये आपका थियोरी या हाइपोथेसिस है, ये आपका ग्राउंड्स है ऑन विच यू वांट टू फाइंड आउट एंड चेक कि वाकई ऐसा है या नहीं, यू वांट टू रिसर्च ऑन दिस। तो अब जब आप सिस्टमेटिकली, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, कुछ स्टेजेस, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, कंट्रोल तरीके से, एकदम प्लानिंग के साथ, आप एम्पिरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके
अब आप जब पता करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चों को कितनी है, आप क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस पूरे प्रोसेस को हम रिसर्च कहेंगे. अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ व्हाट इज़ रिसर्च, बट आई जस्ट टेल यू वेरी बेसिकली. यही अगर क्वेश्चन है आपको जानिए लर्निंग डिसेबिलिटी कितनी है, आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे, आप जाएंगे ऑन द फील्ड, आप वेरियस स्कूल्स को कांटेक्ट करेंगे, जितने हो सके स्कूल्स को आप कांटेक्ट करेंगे, आप उनसे लिस्ट मांगेंगे कि उनके पास कितने बच्चे हैं जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटी है. फिर आप उनसे पास्ट रिकॉर्ड्स मांगेंगे कि पास्ट ईयर्स में कितने बच्चों को थी लर्निंग डिसेबिलिटी. ये सारा डेटा आप कलेक्ट करेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे और आप देख पाएंगे कि वाकई आपका जो अजम्पशन है कि लर्निंग डिसेबिलिटी बढ़ा है वो वाकई बढ़ा है या नहीं. तो ये पूरा प्रोसेस आप इमेजिन कीजिए, इसमें कितना स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, राइट फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग टू फाइंडिंग आउट टू द डेटा, देन डूइंग कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस. तो ये पूरा अंडरटेकिंग जो है, ये पूरा प्रोसेस है, इसी को हम रिसर्च कहते हैं. तो इसमें आप देखेंगे आप स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके करेंगे, ऐसे ही तो नहीं कर सकते. और फिर आप डेटा जो है रियल कलेक्ट करें, आप कुछ भी अजम्पशंस नहीं लगा रही हो, एक्चुअली गेटिंग द फैक्ट्स कि किसको क्या है, और फिर उसको आप इंटरप्रेट एंड एग्जामिन कर रहे हैं. तो इसी को रिसर्च कहते हैं. लाइक आई सेड इन 105 यू लर्न मोर डिटेल्स. तो इसी रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स जो है, लाइक आई गिव द एग्जांपल इन द बिगनिंग, उस हिसाब से आपको हेल्प करता है कि जो भी डेटा मिले फिर आप उसको सेंस बना पाते हो उस डेटा को, एंड देन यू कैन प्रोसीड टूवर्ड्स एप्लीकेशन. यहाँ पर अभी जो हमने देखा कि रिसर्च में स्टेप्स होते उसी को एलैबोरेट किया है. उसमें से कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं और कुछ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें से हम ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द कंपोनेंट्स और स्टेप्स ऑफ रिसर्च. लाइक आई सेड दिस शुड हैव कम इन द बिगनिंग. ये अब्रप्टली यहाँ पे आ गया, बट वील जस्ट गो विद द फ्लो. जैसे टेक्स्ट बुक में गया है वैसे ही हम भी लर्न करते हैं. रिसर्च जब भी आप करते हैं सबसे पहले आपके माइंड में एक पर्पस होता है. जैसे मैंने बताया एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है. आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, आप टीचर हैं, आपने कुछ ट्रेंड्स देखे, आप वो स्टडी करना चाहते हैं, या यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, आप स्टडी करना चाहते हैं कि पेरेंट्स कैसा व्यवहार करते बच्चों के साथ, उसके हिसाब से बच्चों की सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनते, बच्चे अपने बारे में कैसे सोचते हैं. इफ़ दिस इज़ द केस तो हो सकता है आप देख रहे हैं ओवर टाइम बाकी रिसर्च पढ़ के कि पेरेंट्स जो है उनका वे ऑफ डीलिंग विद द चिल्ड्रन चेंज होता जा रहा है. आजकल पेरेंट्स बिजी है, ऑफिसेज जा रहे हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है. तो आपको लग रहा है लुकिंग एट ऑल दिस रिसर्च कि बच्चों के सेल्फ कॉन्सेप्ट पर कुछ असर पड़ सकता है. सो यू वांट टू डू अ स्टडी इन दिस एरिया. तो जो भी आपका ब्रॉड रीज़न है फॉर व्हाई यू आर डूइंग रिसर्च, दैट कम्स अंडर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आप एक हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं. आपको क्या लगता है बेस्ड ऑन, नॉट जस्ट रैंडमली आपको क्या लगता है, बट बेस्ड ऑन आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है पास्ट रिसर्च का, या जो कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशंस आपने लाइफ में की है, उसके ऊपर आप एक स्टेटमेंट देंगे, एक प्रॉपर स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि इफ़ पेरेंट्स यूज अथॉरिटेरियन स्टाइल, यानी कि पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन करते, बच्चों को बहुत हार्श पनिशमेंट यूज़ करते हैं, बहुत डांटते हैं एंड ऑल, तो बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट कम हो जाता है. एडोलेसेंस या टीनेजर्स का सेल्फ कॉन्सेप्ट डिक्लाइन हो जाता है. ये आपको लगता है आपको अपने रिसर्च के एंड में मिलेगा, ये आपने पता किया है, मतलब पास्ट रिसर्च को आपने जो देखा है इससे आपको लग रहा है ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है. बट आप रिसर्च कर ही क्यों रहे, क्योंकि ये श्योर नहीं है. अभी आपको इसको वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है वाकई ऐसा है या नहीं. बट पहले आप एक स्टेटमेंट तो दें कि आप एग्जैक्टली क्या वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट जो आप देते हैं जिसमें आप क्लियर करते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट टू फाइंड एट द एंड ऑफ माई रिसर्च, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस दो तरह की होती है, नल एंड ऑल्टरनेटिव. इसके ऊपर मैंने काफ़ी चर्चा की है इन पास्ट वीडियोस. नल क्यों होता है और ऑल्टरनेटिव वो आप देख सकते हैं. फिलहाल आई जस्ट टेल यू व्हाट इट इज़. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप एग्जैक्टली जो एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट वो आप प्रपोज करते हैं. इसमें भी फर्दर हाइपोथेसिस होते हैं विच आई एम नॉट गेटिंग इनटू. नल होता है आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं उसका ऑपोजिट. तो जैसे आई डू एक्सपेक्ट कि पेरेंट्स अगर अथॉरिटेरियन स्टाइल यूज़ करते तो सेल्फ कॉन्सेप्ट कम होगा.
इसी को अगर मैं नल हाइपोथेसिस में डालूँ तो आई विल से देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन चिल्ड्रंस सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ दिखाना, उसका मैं ऑपोजिट स्टेटमेंट दूंगी। ये स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है, स्टैटिस्टिक्स इसके बिना नहीं हो सकती, नल हाइपोथेसिस के बिना। फिलहाल आई विल जस्ट गिव यू दिस आइडिया ऑफ व्हाई वी गिव इट। इसके बाद सैम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यर इन कॉम्पोनेंट्स व्हेन दे आर पुटिंग इन सैम्पल, दे डोंट वांट यू टू अंडरस्टैंड लाइक अ कॉन्सेप्ट, दे वांट यू टू नो कि सैम्पल होता है नेक्स्ट स्टेप। एक बार आपने हाइपोथेसिस बना लिया है, हाइपोथेसिस के अनुसार जो भी आपका सूटेबल सैम्पल है, जैसे मेरे केस में एडोलेसेंस का सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, तो एडोलेसेंस वो मुझे डिसाइड करना है कि मेरा सैम्पल कौन होगा और मैं कहाँ से लूँगी, कैसे अरेंज करूँगी सैम्पल। दैट्स लाइक द नेक्स्ट स्टेप। एंड हम पहले ही देख चुके हैं कि सैम्पल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए कि वो पूरे पॉपुलेशन का सिंबलाइज करे या रिप्रेजेंट करे। और दो तरह की टेक्निक्स अवेलेबल हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। कौन सी टेक्निक में यूज़ करूँगी, ये भी कैटेगरीज है, इनके अंडर भी टेक्निक्स हैं। कौन सी टेक्निक में यूज़ करूँगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि रिप्रेजेंटेटिवनेस कितना कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो एक बार मैंने एम और हाइपोथेसिस दे दिया है, उसके बाद आई हैव कम टू द प्रैक्टिस। आई एम एक्चुअली नाउ कलेक्टिंग द सैम्पल एंड ऑल। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड करते हैं। करना क्या है रिसर्च में, इन द सेंस कि किस स्टेज में क्या होगा रिसर्च में, वो सब हम डिसाइड करते हैं। अभी जैसे मुझे बच्चों को कौन सा टेस्ट देना, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना है मुझे कैसे पता चलेगा, विच टेस्ट विल आई गिव देम। उनके पेरेंट्स उनके साथ कैसे बिहेव करते वो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं ऑब्जर्व करूँगी, पेरेंट्स को कोई टेस्ट दूँगी, टीचर्स से पता करूँगी, बच्चों से पता, व्हाट एम आई गोइंग टू डू। तो ये जो सारी प्लानिंग है, कॉन्क्रीट में क्या करना है, किस स्टेज में क्या होगा, कैसे मेजरमेंट्स होंगी, एनालिसिस कैसे होगा, वो सब है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन कई तरीके होते हैं। 105 सब्जेक्ट में आप सब तरीके लर्न करेंगे। कुछ रिसर्च होते हैं जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ों की रीजंस ढूंढते हैं। कुछ नॉन एक्सपेरिमेंट होता है, हम सिर्फ देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप की चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो कई तरह के रिसर्च डिज़ाइन अवेलेबल है, डिपेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या है, उस हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें डेटा कलेक्शन करना। अब डिसाइड तो कर लिया कि सपोजिंग बच्चों को टेस्ट देना है, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना है, अब एक्चुअली करना है, यानी कि अब प्रैक्टिस में लेके आना है। तो जो भी करना है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है, किसी को इंटरव्यू करना है, टेस्ट लेने हैं, वो सब जो करने का फेज़ है उसको हम डेटा कलेक्शन फेज़ कहते हैं। उसके बाद डेटा एनालिसिस। डेटा कलेक्शन में सारा नंबर्स, इंफॉर्मेशन, जानकारी, किसी को कुछ पूछा उसके वर्ड्स, वो सब कुछ हमको लिटरली कलेक्ट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे। बट पहले ही हमने क्या देखा, सिर्फ डेटा आने से कुछ नहीं होता। मेरे सामने बहुत सारे लोगों के बोले हुए वर्ड्स हैं जो मैंने टाइप किए हुए हैं, या बहुत सारे नंबर्स मेरे सामने पड़े हुए हैं एक एक्सेल की शीट में, उससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज़ वेयर स्टैटिस्टिक्स कम्स इनटू रिसर्च। एक्चुअली इट इज़ कमिंग इन फ्रॉम हाइपोथेसिस ओनली। हाइपोथेसिस ही हम ऐसे सेट कर रहे हैं कि हम उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर पाए, बट दिस इज़ वेयर वी एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो एक बार यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमने क्वेश्चन समझ लिया, प्रैक्टिस में डेटा ले आए, अब हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके उस डेटा को समझेंगे। सो दिस इज़ हाउ स्टैटिस्टिक्स इज़ इनएविटेबल फॉर रिसर्च। और फिर जो है हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ये भी हमने पहले देखा कि जो भी अब डेटा को हमने इंटरप्रेट किया उसके हिसाब से हमें पॉपुलेशन के बारे में क्या समझ में आ रहा है, क्या वाकई ऐसा है जो मैंने एक्सपेक्ट किया, वो ट्रेंड दिख रहा है। जो हार्श पेरेंट्स हैं उनके बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट कम है, बाकी पेरेंट्स के बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है, ऐसा कुछ देखने में आ रहा है कि नहीं। कैन आई जनरलाइज दिस, कैन आई अज्यूम दिस इज़ ट्रू फॉर द पॉपुलेशन। ये सब जो है कंक्लूजन की स्टेज में हम पता करते हैं, और इस पे जो है हमारा रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल रहा इस रिसर्च प्रोसेस में, उसको अब हम देखते हैं।
कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जो पहले हमने नहीं देखा, बट नाउ वी कैन अंडरस्टैंड। वंस वी नो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, हम लिंक कर पाएंगे कि ये कहाँ पे फिट इन हो रहा है। इसमें से कुछ भी जो है हमें फ़िलहाल इस ईयर लर्न नहीं करना, इनफैक्ट काफ़ी कुछ नेक्स्ट ईयर में भी नहीं है, काफ़ी कुछ एडवांस बातें हैं, जैसे कि सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करना। ये मोस्टली आप मास्टर्स में लर्न करेंगे, बट यू कैन जस्ट नो। सो हाउ इट इज़ डन यू डोंट नीड टू नो, बट राइट नाउ यू कैन नो दिस इज़ अ रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपको जब स्टडी करनी है, आप 1 मिलियन बच्चों की स्टडी करना चाहते हैं, तो कितने बच्चे आप सैम्पल में ले के पूरे 1 मिलियन जो अलग अलग बच्चे हैं वो रिप्रेजेंट हो पाए, हर टाइप का बच्चा आपके सैम्पल में रिप्रेजेंट हो पाए, कितने सही रहेंगे? 1000, 2000, 10,000? ऑफकोर्स कोई फिक्स्ड आंसर नहीं। आप क्या टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, उसमें कितनी वेरिएबिलिटी होती है पॉपुलेशन में। जैसे IQ स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, IQ में इतने इतने सीमा में लोग होते हैं, बट सेल्फ एस्टीम स्टडी करें तो सेल्फ एस्टीम लोगों की बहुत अलग अलग होती है कंपेयर टू ईच अदर। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए। तो वो गिनती जो है कि कितने लोगों को मैं सैम्पल में लूँ, वो स्टैटिस्टिक्स की कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं। आप अगर पॉपुलेशन का साइज़ बता दें और कितनी वेरिएबिलिटी है उस वेरिएबल को लेके पॉपुलेशन में, तो कुछ कैलकुलेशन से आपको बताया जा सकता है कि कितना सैम्पल लेना चाहिए। फिर टेस्ट डेवलपमेंट। कई बार साइकोलॉजी में हम टेस्ट बनाते हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल देख रहे थे, बच्चों की सेल्फ एस्टीम पता करनी है तो कैसे पता करें? उनको कोई टेस्ट दे के पता करेंगे। तो कोई तो है जो ये टेस्ट बना रहे, किसी ने तो वो क्वेश्चंस लिखे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है टेस्ट बनाना, जैसे कि आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जिनके आंसर से पता चल जाए बच्चे की सेल्फ एस्टीम हाई है, लो है। फिर कैसे इंटरप्रेट करें, इतने नंबर आए तो सेल्फ एस्टीम इतना है, उतने नंबर आए तो उतना है। ये पूरा टेस्ट जो है क्वेश्चंस फाइनलाइज करके लिखने का प्रोसेस बहुत लंबा है, तो उसमें जो है स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ होता है। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द टेस्ट, क्वेश्चन बनाने में, फाइनलाइज करने में स्टैटिस्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। ये सब आप 105 में स्टडी करेंगे कि टेस्ट में टेस्ट रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वो सब कैलकुलेट करने में स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करते हैं। फैक्टर एनालिसिस टाइप की टेक्निक्स भी होती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बना लिए, उसमें से कौन से फाइनलाइज करने हैं, वो एक टेक्निक होती है फैक्टर एनालिसिस, जो हेल्प करती है आपको कौन से क्वेश्चन ओवरलैप है, कौन से यूनिक है, वो सब पता करके आप कौन से यूनिक क्वेश्चन रिटेन करें अपने टेस्ट में। ये सब स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए फैक्टर एनालिसिस टेक्निक यूज़ करके आप पता कर सकते हैं। इसके बाद जो हम शुरू से देख रहे हैं डेटा एनालिसिस, दैट आई विल नॉट रिपीट। ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, अच्छे से अच्छे तरीके से आप कर पाए, अच्छे से अच्छे डेटा को आप समझ पाए विदाउट मेकिंग एरर्स, एंड जनरलाइज टू द पॉपुलेशन अगेन विदाउट मेकिंग एनी फॉल्टी अजम्पशंस। सैम्पल से कुछ भी गलत चीज़ नहीं जनरलाइज करनी है टू द पॉपुलेशन, तो वो भी आप स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कर पाएंगे। अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल है। इसके अलावा ग्राफ्स बना सकते, वो आप कुछ ईयर भी लर्न करते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखे होंगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। 2 ग्रुप्स को अगर आपको कंपेयर करना है, लड़कों का IQ ज़्यादा है या लड़कियों का, तो आपने देखा होगा इस तरह 2 बार बना लेते हैं बिना नंबर्स को पढ़े हुए। सिर्फ ये बार को देख के ही, इनकी हाइट को देख के ही आप एक ग्लैंस में समझ जाते कि लड़कियों का IQ लड़कों से कम निकला इस पर्टिकुलर सैम्पल में। तो ग्राफ्स विजुअल अपीलिंग भी होता है, लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है और इजी हो जाता है समझने में। लाइक आई सेड, इन 1 शॉट यू कैन अंडरस्टैंड विदाउट हैविंग टू गेट इनटू द नंबर्स। तो ग्राफ्स कौन से सही रहते, किस टाइप के डेटा के लिए कैसे बनाने चाहिए, वो सब कुछ स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन, जो हमने पहले भी देखा, इंटरसिटी कंपैरिजन करना है, बॉयज़ गर्ल्स में कंपैरिजन करना है, यहाँ तक कि अगर आपको प्रिडिक्शन करना है, वो भी फ़िलहाल सिलेबस नहीं, मास्टर्स में आप रिग्रेशन लर्न कर सकते हैं। स्कूल में मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। सपोजिंग आपको पता है एक लड़के की IQ इतनी है, तो उसको एक पर्टिकुलर करियर में सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं, इस तरह का प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। तो इसमें भी स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है, और ये कोई वो चांस वाला प्रिडिक्शन नहीं है, कैसे ही हम तुक्का लगा रहे हैं। ये डेटा बेस्ड प्रिडिक्शंस होते हैं, वेरी लाइकली टू बी एक्यूरेट। और फाइनली कई सारे टेक्निक्स हैं, फिर से समराइज़ की, दिस इज़ अ रेपिटेटिव पॉइंट, बट यही
कि सिंपल से सिंपल आपको सिर्फ एवरेजेस जानने, तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है, और मुश्किल से मुश्किल आपको पूरा टेस्ट बनाना है, प्रिडिक्शन करना है, या पूरा टेस्ट बना के इस्टेब्लिश करने, सेल्फ एस्टीम टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, वो पूरे प्रोसेस में स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये जो 3 स्लाइड्स थे, इनमें हमने देखा स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इट इज़ इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ रिसर्च। लेकिन स्टैटिस्टिक्स को लेके कुछ लिमिटेशंस और मिस इंटरप्रिटेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए अगर हम इस फील्ड को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं। देन वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू मिसयूज स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें क्या डाउनफॉल्स हो सकते हैं, वी शुड नो दैट ऑल्सो। सबसे पहले अगर हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना है तो हम ध्यान में रखें कभी भी सिंगल ऑब्जर्वेशन पे नहीं हो सकता। स्टैटिस्टिक्स में हम हमेशा एवरेजेस की बात करते हैं। तो ऑन एन एवरेज बच्चों का आईक्यू इतना है, किसी एक लड़की या किसी एक लड़के का आईक्यू पढ़ के मैं कभी भी पूरे पॉपुलेशन के आईक्यू को नहीं समझ सकती, दैट इज़ ऑब्वियस। कुछ तो कम से कम थोड़े से बच्चों को स्टडी करके उनमें कॉमन क्या है वो पता चले, देन आई विल अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन, लाइक इट्स वेरी लॉजिकल। तो कभी भी एक केस को स्टडी करके आप स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते। दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा पे आप स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया, सपोजिंग आपने इंटरव्यू किया किसी का, वर्ड्स में उसके आंसर आपके सामने, उसने लंबे चौड़े आंसर आपको दिए हैं, डायरेक्टली आप उस पर स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे आपने एवरेजेस, परसेंटेजेस कैलकुलेट किए होंगे उस हिसाब से। तो अनलेस आप वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट ना करें, जो हम आगे देखेंगे, तब तक आप स्टैटिस्टिक्स नहीं कर पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स इज मेंट फॉर नंबर्स। स्टैटिस्टिक्स जो है एवरेजेस पे कलेक्ट होता है और एवरेजेस को ही अप्लाई करता है। अगर मैं अपने एक स्टडी में मैंने 1000 बच्चों को लिया और मैंने कहा ऑन एन एवरेज, क्योंकि एवरेज लिटरली कैलकुलेट करके मैं देख रही हूँ, गर्ल्स का आईक्यू कम है देन बॉयज़, या उल्टा है, बॉयज़ का आईक्यू कम है देन गर्ल्स, वट एवर इट इज़, देन ऐसा नहीं है कि मैं पॉपुलेशन में कोई भी एक लड़की को उठाऊंगी और कोई भी एक लड़के को उठाऊंगी तो लड़की का आईक्यू कम ही रहेगा। ऐसे भी बहुत केसेस होंगे कि इवन इफ दिस इज़ व्हाट इज़ फाउंड इन द स्टडी, तो भी एक लड़की का आईक्यू लड़के से ज़्यादा होगा। हम कह रहे हैं एवरेज में ऐसा है, मोस्ट केसेस में ऐसा है, हर एक केस में ऐसा है, वो हम कभी नहीं कह सकते ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस टू द रूल। दूसरा है नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। स्टैटिस्टिक्स मैंने पहले भी बोला, वो कोई अंधा भविष्यवाणी नहीं है, वो डेटा बेस्ड प्रिडिक्शंस होते हैं, डेटा बेस्ड नॉलेज है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ही सेंसिबली किया जाता है, मैथ्स के प्रिंसिपल्स और लॉजिक को यूज़ करते हुए किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स हम तभी कर सकते हैं जब हम स्टैटिस्टिक्स को ठीक से पढ़ें। आधी अधूरी नॉलेज के साथ बस मुझे 2 लोगों को सैंपल में लेना, उनका स्टडी करना है और पूरे पॉपुलेशन को अप्लाई करना है, इस तरीके से नहीं हो सकता। कौन सा हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, किस तरह का डेटा कलेक्ट किया है, कौन सा मेथड यूज़ किया है, उस हिसाब से एडुकेटेडली सही टेक्निक्स को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसी से फिर कुछ मीनिंगफुल निकल सकता है जो पॉपुलेशन को अप्लाई करें। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को इंटेंसिवली आपको एक कोर्स के जैसे स्टडी करना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू कैलकुलेशंस। स्टैटिस्टिक्स में जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप कितना ऑनेस्टली कलेक्ट करते हैं, रिजल्ट्स भी उतने ही एक्यूरेट होंगे। अगर आप डेटा को फज कर रहे हैं, फॉज कर रहे हैं, कुछ भी डेटा बना रहे हैं या गलत सैंपल से डेटा ले रहे हैं, लाइक वी सॉ अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल से, तो आपके नतीजे गलत ही निकलेंगे। तो आप जो भी उसके एंड में एज्यूम करेंगे पॉपुलेशन को अप्लाई करते हैं, वो नहीं करेगा। जितने सही से आप डेटा कलेक्ट करेंगे उतने सही से उसका एप्लीकेशन हो पाएगा। तो डेटा कलेक्शन में आपको कंट्रोल रखना है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो इनकम्प्लीट पिक्चर देता है, जितना आप मेजर करेंगे उतना ही पिक्चर मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पेरेंटल बिहेवियर, आईक्यू, ठीक है, एक पेरेंटल वाला ले लेते। पेरेंटल बिहेवियर जो है उसका बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने अथॉरिटेरियन पेरेंट्स को स्टडी किया जो बहुत डिसिप्लिन करते हैं बच्चों को, उनके बच्चों का मैंने देखा सेल्फ कॉन्सेप्ट एवरेज से कम होता है। अब क्या मैं कह सकती हूँ कि इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स इतने हार्श नहीं होते हैं उनके बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होता है? नो, क्योंकि इसके फैक्ट्स कहाँ है, ये तो मैंने कलेक्ट किया ही नहीं।
जो पेरेंट्स हाश नहीं होते हैं उनका डेटा तो मैंने लिया ही नहीं अपनी स्टडी में, तो स्टैटिस्टिक्स उतना ही बता सकता है जितना हमने कलेक्ट किया है, वो नहीं बता सकता जो हमने कलेक्ट ही नहीं किया है। अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट दूँ, कोई भी चीज़ मिलने पे ऑटोमेटिकली कुछ भी अज्यूम करूँ, दैट इज़ अनसाइंटिफिक, उसका कुछ बेसिस ही नहीं है, तो मैं अनुमान लगा रही हूँ। स्टैटिस्टिक्स इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। दूसरी बात है, नो डाउट इन बच्चों का सेल्फ कॉन्सेप्ट कम है, बट क्या ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की ही वजह से है? हो सकता है इनकी टीचर्स इनको बहुत सही से ट्रीट नहीं कर रही, हो सकता है ये बच्चों की जीन्स ही ऐसी है कि दे आर बॉर्न टू बी वल्नरेबल टू अ लो सेल्फ कॉन्सेप्ट। मैंने स्टडी ही नहीं किया कि इनकी टीचर्स इनको कैसे ट्रीट करती है, मैंने इनका जेनेटिक एनालिसिस किया ही नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स इतना ही बता सकते कि जो मैंने स्टडी किया है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो फैक्टर्स स्टडी नहीं किए उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट टेल मी। तो जितना हम प्रैक्टिस में डालेंगे उतना ही रिजल्ट हमको मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स जो है हमने एक पॉइंट में देखा, उसकी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना जैसे एक एग्जांपल हमने देखा था, कुछ लोग क्या करेंगे, ये स्टडी तो बोल रही है कि लड़कियों का आईक्यू कम होता है, बट मेरी क्लास में जो ये लड़की है इसका ये लड़के से आईक्यू ज़्यादा है, क्योंकि आपको एजुकेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं स्टैटिस्टिक्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को इंटरप्रेट करते हैं एज ऑन एन एवरेज एंड मोस्ट केसेस। क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता नहीं, तो आपने एज्यूम कर लिया कि जो भी रिजल्ट्स है वो हर एक केस में अप्लाई करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स जो आपको सही से अगर समझना है तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप इस तरह के मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे। साइकोलॉजी फील्ड में, कोई भी साइकोलॉजी की फील्ड में अगर आपको आगे जाना है तो आपको लेटेस्ट रिसर्च के साथ एक्वेंटेड रहना पड़ेगा। यू कांट से कि मैंने जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो मैं 10, 20, 50 साल बाद भी वही यूज़ करूँगी, फिर आप अपने फील्ड में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको रिसर्च पढ़ना है, रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स होते ही है जैसे हम देख रहे हैं, तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स समझना है, जो आपको रिसर्च में पढ़ना है टू बी अपडेटेड इन योर फील्ड, तो मिस इंटरप्रिटेशन का रिस्क आप नहीं ले सकते। स्टैटिस्टिक्स की अच्छी एजुकेशन आपको होनी ही चाहिए। दैट्स वाई इन योर वेरी बैचलर्स कोर्स ओनली दे आर टीचिंग यू अबाउट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में एरर होने के चांसेस है, ये आप 108 में स्टडी करेंगे। क्यों एरर होगा? हमारा सैम्पल सही नहीं है, हमने टेक्निक सही यूज़ नहीं किए हैं, या बहुत लिमिटेशंस है, जैसे हमने देखा हमने काफ़ी फैक्टर स्टडी नहीं किए हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स देर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। तो हम कभी भी ये ना अज्यूम करें कि जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने वो 100% एक्यूरेट है, कमी होने का मार्जिन होता ही है। एक और टॉपिक यहाँ पे बहुत ब्रीफली डिस्कस्ड है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ये भी और डिटेल्स में आप नेक्स्ट ईयर स्टडी करेंगे, इसका एक ओवरव्यू हम ले सकते हैं। हम जब भी स्टैटिस्टिक्स करना चाहते हैं, हमने देखा डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए, यानी कि हमें कुछ मेजरमेंट करना है, कुछ मापना है हमें नंबर्स में। तो अब हम कैसे क्वांटिफाई करें? क्या होता है, साइकोलॉजी जो बिहेवियर्स है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एक्चुअली क्वालिटेटिव है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एंगर इज़ अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, एक इमोशन है जो किसी सिचुएशन में आता है। अब इसको मैं नंबर्स में कैसे डालूं? आर्टिफिशियली ही क्वांटिफाई करना पड़ेगा। साइकोलॉजी में नेचुरल क्वांटिफिकेशन नहीं है, जैसे फिजिक्स में चीज़ों का वज़न होता है, लेंथ होता है, हाइट होता है, ये सब साइकोलॉजी में नहीं है। तो जो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट्स है, सारे बिहेवियर्स, उनको आपको नंबर्स में डालना पड़ेगा। तो कैसे मेजरमेंट करें? व्हाट आर द मेथड्स और वेज ऑफ मेजरमेंट? दैट कम्स अंडर दिस टॉपिक, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब ही हुआ कि हम नंबर्स दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस यानी कि बिहेवियर्स को मीनिंगफुली नंबर्स देना है, बट रैंडमली नहीं देना है। सपोजिंग मुझे दिख रहा है कि कोई गुस्से में है और मैं गुस्से के ऊपर स्टडी कर रही हूँ, तो ये नहीं कि चलो इसका गुस्सा 20 आउट ऑफ 20 है, ये तो कोई तरीका नहीं हो कि जो नंबर मन में आया वो दिया। एक स्केल बनानी पड़ेगी, एक बेसिस बनाना पड़ेगा कि सपोजिंग 0 to 20 पे मैं मेजर कर रही हूँ। अगर वो इस तरह का बिहेवियर करता है, सपोजिंग एंगर में चीज़ें उठा के फेंकता है, मारपीट करता है, तो 20 आउट ऑफ 20। अगर सिर्फ चिल्लाता है तो 10 आउट ऑफ 20। मतलब कुछ रूल्स होंगे, नियम होंगे, सेंस होगा, लॉजिक होगा, उसके हिसाब से मैं नंबर डालूंगी।
दैट प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट। वेरिएशन है, मैंने शुरू में ही बताया सारे बिहेवियर साइकोलॉजी में वेरिएबल है, इसलिए मेजरमेंट ज़रूरी है। अगर हर चीज़ फिक्स्ड होती या कांस्टेंट होती देयर वुड बी नो नीड फॉर मेजरमेंट। तो 4 तरीके हैं जो प्रोफेसर स्टीवेंस ने दिए हैं जो आज तक यूज़ होते हैं फॉर मेजरमेंट। एक है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का मतलब है जो भी वेरिएबल है, जो भी बिहेवियर है जो क्वालिटेटिव और एक्सक्लूसिव है, कई बार ये डेमोग्राफिक्स होते हैं, इनको हम नंबर्स दे देंगे। ये नंबर्स का कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिंबॉलिक नंबर्स होते हैं, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैटेगरी को, और ये ज़्यादा आप अपने कोर्सेज में नहीं देखेंगे। ये अगेन हायर लेवल कॉन्सेप्ट में आता है, बेसिक स्केल है बट वैसे हायर लेवल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर मैं स्टडी कर रही हूँ, किसको ज़्यादा गुस्सा आता है, बॉयज़ या गर्ल्स, किसको ज़्यादा फिजिकल अग्रेशन दिखाते हैं, कौन दिखाता है। तो अभी मैं बॉयज़ को डिनोट कर दूंगी एज ग्रुप 1 एंड गर्ल्स को 2। क्या होता है, हमारे कुछ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जैसे कि SPSS, उसमें हम बॉयज़ गर्ल्स करके अगर डालेंगे डेटा तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा, तो हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ही हम रिग्रेशन और ये सब टाइप की उस पर कैलकुलेशंस कर पाते हैं। तो लाइक आई सेड दोज आर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स बट राइट नाउ यू हैव टू नो फॉर दोज पर्पसेस हम नंबर देते हैं। अब अगर आप इन नंबर्स को देखिए, ये नेम सेक नंबर्स हैं, डज इट मीन एनीथिंग? अगर मैं बॉयज़ को 1 बोला है, मैं बॉयज़ को 2 बोल दूँ और गर्ल्स को 1 बोल दूँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? इज़ इट डिनोटिंग एनीथिंग? एम आई सेइंग जो 1 है वो ज़्यादा अग्रेसिव है, 2 कम? नो, नथिंग। आई एम जस्ट सेइंग बॉयज़, आई एम डिनोटिंग एज 2। बॉयज़ को एक नेम बॉयज़ देने के लिए मैंने एक नंबर दे दिया 2 और गर्ल्स को नंबर दे दिया 1। तो नंबर सिर्फ एक लाइक आई टोल्ड यू कैलकुलेशन हो सके उस पर्पस के लिए है, नाम नेम सेक है, नॉमिनल है लिटरली, उसका कोई और पर्पस नहीं है। इट डज़ नॉट denote any magnitude of any variable in the person. It is not meant for comparison. It's not meant to show any rank or ordering कि ये उससे better है या वो उससे कम है. That's why it comes under nominal scale. दूसरा होता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल होता है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से ऑर्डरिंग करना चाहते, रैंकिंग। स्कूल में आप कैसे पढ़ते, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोजिंग मैंने 10 गर्ल्स को लिया, उनका अग्रेशन मैंने ऐसे मापा नहीं कि किसको कितना अग्रेशन है, वो मैंने नहीं देखा। रादर मैंने क्या किया, 10 गर्ल्स को ऑब्जर्व किया, ये गर्ल मुझे लगा सबसे ज़्यादा अग्रेसिव थी तो मैंने उसको रैंक दे दिया 1, मोस्ट अग्रेसिव गर्ल। उसके बाद ये वाली लड़की जो है इसका थोड़ा कम था, इसको मैंने 2nd रैंक दे दिया, फिर 3rd, फिर 4th, 5th, ऐसे करके मैंने सबको 10 में डाल दिया, ऑर्डर कर दिया। तो इसको हम कहेंगे ऑर्डिनल स्केल। इस स्केल में आप देखेंगे ये नंबर्स जो है सिर्फ लड़कियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये एक्चुअली आपको बता रहे हैं कि ये लड़की ये वाली से ज़्यादा अग्रेसिव है, दूसरी वाली तीसरी से ज़्यादा है। थोड़ा आपको और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है नंबर से कंपेयर टू जस्ट द नॉमिनल स्केल। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल, जिससे हम किसकी क्या स्टैंडिंग है वो समझ पाते हैं। इसके हेल्प से आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। 108 में आप लर्न करेंगे तो वेरी सिमिलर टू नॉमिनल। क्योंकि क्या है, आप पता नहीं कर रहे कि एंगर कितना है। जैसे आपको पता है लड़की 1 में एंगर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू 2, मतलब बहुत ज़्यादा है, वी डोंट नो, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा, आपको सिर्फ पता है 2 से ज़्यादा है। वैसे कितना एंगर है, सपोजिंग ऑन अ स्केल ऑफ 10 कितना एंगर है इस लड़की को, हो सकता है सभी को कम एंगर है, इट्स जस्ट कि इसको स्लाइटली इससे ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट लड़की उसका एंगर सिर्फ 2 आउट ऑफ 10 है, ये भी हो सकता है, 10 आउट ऑफ 10 भी हो सकता है। ये जानकारी आपके पास है ही नहीं कि हाउ मच ऑफ दैट वेरिएबल, हाउ मच ऑफ दैट एंगर इज देयर इन द पर्सन। इसलिए ये आपको ज़्यादा कोई हेल्प नहीं करता है ये स्केल टू डू एनी फर्दर कैलकुलेशन। मतलब इससे आप पता करें कि एवरेज में सपोजिंग लड़कियों का कितना एंगर, यू कांट मेक आउट, क्योंकि एंगर कितना है वो ही आपको नहीं पता, बहुत लिमिटेड पर्पस है कंपैरिजन का। डिग्री ऑफ डिफरेंसेस कितना है, इन द सेंस जो फर्स्ट वाली है हो सकता है हाँ एंगर इज़ डबल दैट ऑफ द सेकंड, मतलब जो फर्स्ट है उसका 10 ऑफ 10 एंगर है, सेकंड वाली का 5 ऑफ 10 है, बट जो थर्ड वाली उसका 4 ऑफ 10 है। एक्चुअली सेकंड और थर्ड वाली काफ़ी क्लोज है, फर्स्ट वाली का बहुत ज़्यादा है। बट क्या सिर्फ रैंक देखने से आपको ये पता चलता है? यू डोंट कम टू नो।
तो रैंक वाली जो स्केल होती है ऑर्डिनल, क्योंकि आपको उसमें कितना वेरिएबल है किसी के अंदर और एग्जैक्टली कितना डिफरेंस है दो लोगों के बीच में, ये सब पता नहीं चलता है. इट इज़ वेरी लेस इन्फॉर्मेटिव, जस्ट लिटिल मोर इन्फॉर्मेटिव देन नॉमिनल. तो इसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड है साइकोलॉजी में. इससे अच्छी होती है इंटरवल स्केल. इसमें किसके अंदर कितना एक क्वालिटी है वो आपको पता चलता है. जैसे कि मैं स्केल बनाऊँ आउट ऑफ 10 और मैं हर बच्चे को नंबर दूँ कि उसका एंगर कितना है. लाइक आई गिव एग्जांपल 10 on 10, 8 on 10. ऐसे अगर मैं करूँ, ये इंटरवल स्केल में आ जाएगा. इसमें आपको मैग्नीट्यूड पता चलता है कि इसके अंदर कितनी क्वालिटी है. तो डेफिनेटली ये ज़्यादा हेल्पफुल है. इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. इससे आप टोटल्स, एवरेजेस, परसेंटेजेस ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि एंगर कितना आपको पता है, सिर्फ लोगों के बारे में नहीं पता है, उस बिहेवियर या ऑब्जर्वेशन के बारे में भी पता है. ये जो स्केल्स होती हैं ये इनमें इक्वल इंटरवल होते हैं बिटवीन डेटा पॉइंट. जिसको 10 out of 10 मिला है उसका एंगर एग्जैक्टली 9 out of 10 वाले से एक ज़्यादा है. जिसको 8 out of 10 मिला है उसका एंगर 9 out of 10 वाले से एक कम है. लाइक दैट मीन्स यू कैन सी द इक्वल इंटरवल्स. जो स्पेसिंग है लोगों के बीच में वो सेम है, अनलाइक रैंक्स में हमने क्या देखा था कि हो सकता है जो फर्स्ट वाली उसका 10 out of 10 है तो यहाँ पर +5 का डिफरेंस है और यहाँ पे ओनली -1 का डिफरेंस है. यहाँ पर हमेशा इक्वल डिफरेंस रहेगा. तो ये बेनिफिट आपको मिलता है. आप इसकी वजह से डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड द डेटा बेटर. बट एक कमी है इस स्केल में. दिस इज़ ऑल्सो नॉट द परफेक्ट स्केल. इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है. साइकोलॉजी के सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि ज़ीरो नहीं हो सकता किसी में. जैसे किसी में एंगर एकदम ज़ीरो है, ये एग्जिस्ट नहीं करता. किसी में थोड़ा तो एंगर होगा. जो बहुत ही काम पर्सन है, लाइक से कोई मॉन्क है, कोई तपस्वी है, उनमें भी थोड़ा 0.00 कुछ एंगर होगा. साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ ऐसी होती है, सब में थोड़ी थोड़ी होती है. दिस इज़ द बिलीफ. आप कंटेस्ट कर सकते हैं बट राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस अजम्पशन. तो इसलिए 0 पॉइंट इन स्केल्स का नहीं होता है. किसी को भी 0 नहीं मिलेगा. इसकी वजह से आप रेशियोज़ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. मैथ्स में आपने स्टडी किया होगा स्कूल में, अगर आपको चीज़ों का रेशियो निकालना है तो 0 पॉइंट की ज़रूरत है. इन स्केल्स में 0 पॉइंट नहीं है. ये क्वालिटी मिसिंग होने की वजह से आप कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, टोटल्स, एवरेजेस एंड ऑल, बट रेशियो प्रपोर्शन कैलकुलेशंस आप इन पे नहीं कर पाएंगे. तो व्हेन दे से अलाउज मैथमेटिकल कैलकुलेशन मीन्स सम टाइप, मोस्ट ऑफ पर्पसेस साइकोलॉजी के सेटिस्फाई हो जाते हैं. मीन्स, परसेंटेजेस, फ्रीक्वेंसीज ये सब कैलकुलेट करके हमारे रिसर्च वर्क हो जाते हैं. बट कुछ लाइक आई सेड रेशियोज एंड ऑल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, विच कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम टॉपिक्स, नॉट फॉर ऑल. रेशियो स्केल वो है जिसमें सारी ही क्वालिटीज़ है पास स्केल्स की. वन थिंग आई फॉरगॉट टू से, सारी स्केल्स प्रीवियस स्केल पे बिल्ड करती हैं. ऑर्डिनल में नॉमिनल की सारी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि नॉमिनल क्या है, सिर्फ नंबर देता है लोगों को. ऑर्डिनल में भी सबके पास एक नंबर है, तो नॉमिनल वाली क्वालिटी तो है ही. उसके एडिशन में ये भी है कि आपको पता है कौन किससे ज़्यादा और कौन किससे कम है. इंटरवल स्केल में ऑर्डिनल की सारी प्रॉपर्टीज़ है. ऑर्डिनल में आपको क्या पता चलता है कौन किससे ज़्यादा है. तो इंटरवल में जब आप लोगों को स्कोर दे रहे हैं तो आप पता कर सकते हैं कौन किससे ज़्यादा है. जिसका 10 of 10 है वो 9 से ज़्यादा है, जिसका 9 है वो 8 से ज़्यादा है. तो जो ऑर्डिनल में ऑर्डरिंग पर्पस है वो आप इंटरवल से भी कर सकते हैं. तो इंटरवल में ऑर्डिनल, नॉमिनल की क्वालिटीज़ हैं. उसी तरह रेशियो में सभी की क्वालिटीज़ हैं. इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप पास स्केल से कर सकते हैं. तो सारी टाइप की मेजरमेंट कर सकते हैं. बट एक एडिशन जो इसको सबसे कंप्लीट स्केल बनाता है वो है कि इसमें से आप रेशियो निकाल सकते हैं. इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है. ऐसी स्किल्स आप साइकोलॉजी में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, कई कर पाएंगे. मोस्टली ये आप यूज़ कर पाएंगे फिज़िक्स टाइप में, जिसमें ज़ीरो वेट होता है, जैसे वैक्यूम का 0 out of 100 एंड ऑल. वहाँ पे व्हाट हैपन्स इज, सपोजिंग हमें रेशियो निकालना है. तो अगर मैं कह रही हूँ समथिंग इज़ ट्वाइस ऑफ समथिंग, लाइक आई वांट टू से 2 kilo राइस इज़ ट्वाइस ऑफ 1 kilo राइस.
तो एक 0 पॉइंट होना चाहिए, कि इमेजिनरी 0 पॉइंट होता है, तो 2 जो है वो यहाँ पे है और 1 जो है वो यहाँ पे है। तो इससे हम देखते कि 2 1 का डबल है, इसलिए 0 पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है रेशियो के लिए, जैसे हम मैथ्स में लर्न करते हैं। क्योंकि 0 के रेफरेंस से ही हम कंपेयर करते हैं कि कौन किसका डबल है, कौन किसका हाफ है। 0 बिकम्स द रेफरेंस पॉइंट। तो रेशियो स्केल में इस तरह का रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ तक आप चीज़ों की सिर्फ गिनती करते हैं। सो इट्स नॉट स्ट्रिक्टली साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स और वेरिएबल्स, पर जैसे आप सिर्फ गिन रहे कि इस क्लास में लड़कियाँ कितनी हैं और लड़के कितने हैं, तो आप रेशियोज़ निकाल सकते हैं। क्योंकि 0 बॉयज़ है किसी क्लास में या 0 गर्ल्स है, वो पॉसिबल है। तो आप कह सकते हैं इस क्लास में डबल गर्ल्स है देन बॉयज़। सपोजिंग आप एक क्लास में IQ टेस्टिंग करें, तो आप कह सकते हैं डबल गर्ल्स को हाई IQ आया है कंपेयर टू द बॉयज़। तो जितने बॉयज़ को हाई IQ आया है उसके कंपैरिजन में डबल द गर्ल्स हैव गॉट हाई IQ, लाइक 10 बॉयज़ गॉट हाई IQ, 20 गर्ल्स गॉट इट। बट आप IQ कितना है, लाइक ऐसे द मैग्नीट्यूड ऑफ IQ कितना है, वो 0 पे नहीं आ पाएगा। उसको आप रेशियो स्केल में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी का भी IQ 0 नहीं होता है। यहाँ पर अगेन फिजिक्स वाला एग्जाम्पल दिया, वेट मेजरमेंट टाइप, तो यही आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। ये होता है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अगेन ये ईयर 104 में इसका इतना यूज़ नहीं है, बट 108 में है। आप देखेंगे जब आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स डिसाइड करते कौन सा यूज़ करने हैं, उसमें प्राइमरी कंसिड्रेशन होता है कि किस स्केल पे मेजर किया गया है डेटा, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करते हैं। तो एज ऑफ नाउ अभी जब आप पढ़ रहे हैं आपको सिर्फ इसकी बेसिक नॉलेज रखनी है। फिर एक रेपिटेटिव सेक्शन है, आई विल गो ओवर इट क्विकली, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के 2 ब्रांच है। डिस्क्रिप्टिव वो है, जैसे मैंने बताया, आपके सैम्पल में आपको जितना डेटा आया है उसको आप समराइज और ऑर्गेनाइज करते हैं। आप पॉपुलेशन तक जनरलाइज नहीं करना चाहते। कुछ एग्जाम्पल दिया, यू कैन रीड इट, ऑलरेडी हम एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। इसमें आते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ये आपका आई थिंक 3rd यूनिट में है, 3rd एंड 4th। स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन 5th एंड 6th ऐसा कुछ होगा, और स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन 7th एंड 8th। तो ये सब यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन होते हैं सिंगल नंबर्स, आपका डेटा कहाँ पे सेंटर्ड है, ये सिंगल नंबर्स पूरे डेटा को समराइज कर देते हैं। जैसे लड़कियों का आपने IQ लिया, तो आपको एक एक नंबर देख के कि लड़की का IQ कितना है, यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बट अगर मैं आपको एक नंबर दे दूँ, दिस इज़ द एवरेज, लड़कियों का एवरेज IQ 100 है, तो एक नंबर से आप समझ जाते हैं कि लड़कियों का IQ कितना है। दोस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर स्टैटिस्टिक्स ऑफ लोकेशन। एक जगह पे लोकेट कर देते हैं, पोजिशन कर देते हैं पूरे डेटा को। फिर होते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्प्रेड और वेरिएबिलिटी। मैं बहुत रफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रही हूँ क्योंकि आगे के यूनिट्स में पूरा डिटेल है। अगर आपको कोई लोकेशन मिल गया कि ये एवरेज IQ है, सपोजिंग सबका एवरेज IQ नहीं रहेगा। अगर आपने 1000 बच्चों को स्टडी किया, किसी का उससे ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो कितना ज़्यादा या कम होता है, जिसका IQ एवरेज से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है या थोड़ा ज़्यादा होता है, ये सब पता करने के लिए आप डिस्पर्जन मेजर्स यूज़ करते हैं। और फिर कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स होते हैं। कभी कभी हम एक वेरिएबल को नहीं स्टडी करना चाहते, लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू नो द IQ ऑफ गर्ल्स, आई ऑल्सो वांट टू नो कि IQ और सेल्फ एस्टीम इनमें कोई कनेक्शन है। इज़ इट कि जिसका IQ ज़्यादा होता है उसका सेल्फ एस्टीम भी ज़्यादा होता है, या अदर वे है कि IQ ज़्यादा होता है तो सेल्फ एस्टीम कम होता है। जब मैं 2 वेरिएबल्स को ऐसे स्टडी करना चाहती हूँ कि एक दूसरे पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, देन वी डू कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी है। जैसे हमने बिगनिंग में देखा, पॉपुलेशन के बारे में कुछ बताना चाहते थ्रू वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन द सैम्पल, वो होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका एक डेफिनेशन दिया गया है जो वीरा राघवन एंड शेडगोवेकर जी की बुक में है, कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ समझ रहे, रीजनिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन जो हमें सैम्पल में मिला, एडिंग टू दैट प्रोबेबिलिटी थियोरी। कैसे प्रोबेबिलिटी थियोरी ऐड करते हैं, चांस कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑफ गेटिंग सम रिजल्ट्स, वो सब आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी थियोरी प्लस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से जो हम पॉपुलेशन के बारे में रीजनिंग करते हैं वो आ जाता है इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें कई तरह के प्रोसीजर होते हैं।
एस्टिमेशन एक होता है, एक पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम एक सैम्पल वैल्यू, जैसे कि एक एवरेज है हमने देखा, पॉपुलेशन के लिए कितना ट्रू होगा उसका एक एस्टिमेट लगाते हैं, गेस करते हैं, एडुकेटेड गेस। एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोजिंग मेरे सैंपल में लड़कियों का एवरेज IQ आया है 100, तो क्या पूरी पॉपुलेशन में, पूरी सिटी में भी लड़कियों का एवरेज IQ 100 होगा? इसकी मुझे एक प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कुछ कैलकुलेशंस करके। तो सपोजिंग द प्रोबेबिलिटी इज 99%, 0.99, ऑलमोस्ट श्योर है, ऑलमोस्ट, देन वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन अप्लाई टू द पॉपुलेशन। इसके चांसेस बहुत हाई है, वी कैन सी। तो इसको कहा जाता है एस्टिमेशन। अगेन हाउ वी डू दिस एंड ऑल इज नॉट द कंसर्न राइट नाउ, दैट्स वेरी डिटेल्ड, बट फॉर नाउ वी कैन नो दिस इज नोन एज एस्टिमेशन। एक चीज़ के चांसेस या प्रोबेबिलिटी पता करना। कभी कभी हम एक सिंगल वैल्यू की एस्टिमेट लगाते हैं कि ये जो सिंगल एक नंबर मुझे मिला है सैम्पल से, ये पॉपुलेशन के लिए कितना ट्रू हो सकता है, इसको हम कहेंगे पॉइंट एस्टिमेशन। कभी कभी हम एक रेंज की या एक इंटरवल की एस्टिमेट लगाते हैं। मे बी प्रिसाइसली मैं नहीं कह सकती कि IQ 100 ही होगा पॉपुलेशन में, बट मैं कह सकती हूँ 90 to 110 के बीच में होगा लड़कियों का IQ। इन द सेंस लुकिंग एट माई सैम्पल, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉपुलेशन में लड़कियों का IQ कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। ये अगेन एक थोड़ा एडवांस टेक्निक है इंटरवल एस्टिमेशन, इट कम्स अंडर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। तो ये भी आपको थोड़ा मास्टर्स लेवल पे सीखने को मिलेगा। बट अगर मैं एक पूरे रेंज ऑफ वैल्यूज़ के लिए यहाँ से यहाँ तक 2 लिमिट्स के बीच में मैं कह रही हूँ आने की IQ आने की प्रोबेबिलिटी सपोजिंग 99% है, देन आई एम डूइंग एन इंटरवल एस्टिमेट। अब जब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, हमने जो पहले देखा पॉइंट वही यहाँ पे बताया। हमने सैम्पलिंग कितनी अच्छी की है, कितने अच्छे टेक्निक्स यूज़ किए हैं, उसके हिसाब से कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते, एरर्स हो सकते जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं है पॉपुलेशन की, उसके कम या ज़्यादा है। सो दैट इज़ नोन एज फ्लक्चुएशन। अगर हम जानते हैं कि फ्लक्चुएशंस नहीं हो और चांस फैक्टर्स नहीं इन्फ्लुएंस करें हमारे रिजल्ट्स को, तो सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और जो भी हम स्केल्स वगैरह यूज़ करें फॉर मेजरमेंट वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स करने के लिए हम एक पूरा प्रोसेस करते हैं विच इज़ नोन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस मैंने पहले ही बता दिया, नल और ऑल्टरनेटिव होती है। नल में हम कहते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट करें वो नहीं है। सो से आई एम कंपेयरिंग, यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव लिया, ओनली डिफरेंस टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। सपोजिंग आई एम कंपेयरिंग बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स ऑन IQ, तो मैं कहूँगी दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं, दोनों का IQ सेम होता है, दैट विल बी अ नल हाइपोथेसिस। और अगर मैं कहूँगी नहीं लड़कियों का ज़्यादा होता है या लड़कों का ज़्यादा होता है, या कम से कम मैं कहूँगी डिफरेंस है, चाहे मैं नहीं कहूँ कि किसका ज़्यादा या कम है, दैट्स एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो पहले हम इस तरह की हाइपोथेसिस सेट करते हैं जो हमने रिसर्च प्रोसेस में भी देखा है। फिर ये हाइपोथेसिस सेट करने के बाद हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो भी सैम्पल में हम कलेक्ट करें उससे हाइपोथेसिस वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अगेन लाइक वी सॉ इन द रिसर्च प्रोसेस, तो वो पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। राइट फ्रॉम सेटिंग द हाइपोथेसिस टू कमिंग टू द कंक्लूजन कि ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम एक सिग्निफिकेंस लेवल सेट करते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल सेट करते हैं मतलब हम डिसाइड करते हैं कि सपोजिंग 95% प्रोबेबिलिटी या चांसेस है कि मेरा सैम्पल रिजल्ट पॉपुलेशन के लिए सही है, तो मैं कहूँगी मेरा हाइपोथेसिस प्रूव हो गया। हमने देखा क्योंकि हम एरर्स करते हैं, हमारा सैम्पल परफेक्ट नहीं होता, टेस्ट परफेक्ट नहीं होते, तो कभी भी 100% वाले रिजल्ट तो मुझे नहीं मिलेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मैं बोलूँगी चलो 95% श्योरिटी वाले रिजल्ट्स ही मिल गए, तो मैं बोल दूँगी कि मेरा हाइपोथेसिस सही है। सपोजिंग बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो मैं कहूँगी 0.05 लेवल मैंने सिग्निफिकेंस लेवल सेट किया। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस विथ अ 5% मार्जिन ऑफ बीइंग रॉन्ग। लेकिन अगर मैं सेट करूँ 0.01 मतलब मैं 99%, आई एम बीइंग मोर स्ट्रिक्ट, जब तक मुझे 99% वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा कि मेरा सही है
अनुमान फॉर द पॉपुलेशन, तब तक मैं हाइपोथेसिस को सही नहीं मानूंगी। अब कैसे हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल, लाइक हाउ डू आई कम टू नो माई सैम्पल रिजल्ट्स आर ट्रू फॉर द पॉपुलेशन 95 और 99%, ये हमें नेक्स्ट ईयर स्टडी करने को मिलता है। अब मैंने ये हाइपोथेसिस भी बना ली, मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मैं कितनी श्योरिटी के साथ उसको सही समझूंगी। उसके बाद आई हैव टू डू सम कैलकुलेशन। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है पूरा स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना। फिर जो भी वो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करके वैल्यू आती है उसकी कुछ क्रिटिकल वैल्यूज़ होती है अगेंस्ट विच आई हैव टू कंपेयर। तो कुछ नंबर होता है, उसको क्रिटिकल नंबर के अगेंस्ट कंपेयर करना होता है। फिर मुझे पता चल जाता है कि वो जो नंबर मुझे मिला है कैलकुलेशन से वर्सेस जो एक नंबर आना चाहिए, अगर मेरा नंबर उससे कम है या ज़्यादा है तो उस हिसाब से मुझे पता चल जाता है कि मैं हाइपोथेसिस जो मैंने दी थी वो सही ठहर रही है या नहीं। आई कैन टेक दैट डिसीजन। तो वो लास्ट स्टेप हो जाता है कि क्रिटिकल नंबर के हिसाब से डिसाइड कर लेना कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस। इट पैरेलल्स द रिसर्च प्रोसेस, उसी के साथ चलता है। इस प्रोसेस में हम एरर्स कर सकते हैं, तो दो मेजर टाइप के एरर्स हम कर सकते हैं। एक एरर हम ये कर सकते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस सही है। सी आई सेड इन द बिगनिंग ओनली वी विल टेस्ट नल हाइपोथेसिस। So if I'm saying there's no difference between boys and girls in intelligence, मैंने क्या बोला, सपोजिंग कि 95% भी अगर डेटा इंडिकेट करता है कि ये सही है तो मैं इसको सही मान लूँगी। अब what will happen is, हो सकता है मेरा हाइपोथेसिस सही है बट क्योंकि वो मार्जिन है 5% एरर करने का मार्जिन है अभी भी, तो उसकी वजह से मेरा डिसीजन गलत हो गया। मतलब मैंने क्योंकि 100% श्योरिटी पे बेस नहीं किया है कि मैं हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करूँगी, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया बट एक्चुअली मेरा एरर में चला गया हाइपोथेसिस। दैट इज़ पॉसिबल। तो एक्चुअली अगर एक नल हाइपोथेसिस सही है, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, तो भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोल दिया बॉयज़ आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स, क्योंकि मेरे सैम्पल में ऐसा दिख रहा है, तो मैंने कह दिया ये पॉपुलेशन के लिए सही है। इसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर। ये मुझसे गलती हुई है, 1 टाइप की गलती हुई है। दूसरा होता है टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर होता है कि मेरे पास एक नल हाइपोथेसिस है जो एक्चुअली गलत है, इन द सेंस एक्चुअली से पॉपुलेशन में बॉयज़ आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स। अगर मैं पूरी सिटी की स्टडी करती तो ये पता चलता कि बॉयज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट फिर भी बिकॉज अगेन ऑफ द मार्जिन ऑफ एरर मैंने 95% पे एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, डिफरेंस नहीं होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। और ये एक्चुअली इरोनियस डिसीजन है क्योंकि 95% में नहीं 5% में आता है। तो मेरी गलती हो गई। एक्चुअली नल हाइपोथेसिस सही था, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए था, बट मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये जो एरर्स दोनों हैं ये हुए हैं या नहीं हमें कभी पता नहीं चलेंगे। हाउ टू वेरीफाई, क्योंकि हमने पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया है। सो वी जस्ट हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज पॉसिबिलिटी है कि हमें जो भी रिजल्ट्स मिले हैं वो एरर की वजह से है। हो सकता है या नहीं, एरर है या ट्रू है, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर। क्योंकि ये क्रैश लेसन टाइप है, आई नो जो लास्ट पार्ट है स्पेशली आई हैव गॉन थ्रू इट क्विकली, क्योंकि इतना डिटेल में मैं क्रैश लेसन में कवर नहीं कर सकती। लाइक आई सेड आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोज़ प्रीवियसली, तो कुछ भी है जो आपको समझ में नहीं आया बिकॉज इट वेंट क्विकली, आपको और डिटेल की ज़रूरत है, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। वरना इस वीडियो में मैंने इस हिसाब से कवर किया कि आप पेपर में इसके बारे में लिख पाएंगे, विच इज़ द रिक्वायरमेंट। पेपर में रिक्वायरमेंट है कि आप इसके बारे में लिखें, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से आप इस लेसन को लीजिए। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस लेसन एंड आई एम एंडिंग द वीडियो हियर। अगर आपको कोई भी कमेंट्स है इस वीडियो को लेके तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे लिखिए। अगर आप मुझे कोई ट्यूशन या क्लासेस इंक्वायरी के लिए कुछ पता करना चाहते देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID या फ़ोन नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।